अस्सलाम वालेकुम। हमारी डिस्कशन चल रही है जी करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। आलमोस्ट हमने तमाम जो की टूल्स हैं उन पे अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर ली है। कल जो हमारी डिस्कशन रही वो प्राइमरली करेंसी ऑप्शंस को लेके थी। करेंसी ऑप्शन में हमने जो चीज़ सीखी थी कल की डिस्कशन में, सिलेक्टिंग बेस्ट एक्सरसाइज प्राइस, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में कैसे ली जाती है, और फिर उसके बाद हम फॉरेन करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को लेके कैसे रिसीट्स और पेमेंट्स का हेज बनाते हैं, लोकल करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेके कैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स का हेज बनाते हैं। ये मैकेनिज्म के साथ हमने कुछ इलस्ट्रेशन देखी थी, और एक कल हमने फिर आखिरी एग्जाम्पल क्वेश्चन एंड में जो हम देख रहे थे अल्फा ऑटोमोबाइल्स का, इसकी डिस्कशन के दौरान ही हमने एक कॉन्सेप्ट जो हमने इससे पहले कवर नहीं किया था, दैट वाज मार्जिन, सिक्योरिटी मार्जिन जो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ पे करना पड़ता है, उसको भी हमने यहाँ पे कवर किया था, और उसमें एक मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट भी हमने मार्जिन के साथ देखा था। तो एनी क्वेश्चन कल के लेक्चर से किसी पॉइंट पे आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई क्लैरिफिकेशन किसी कैलकुलेशन में, एनी इशू? अच्छा जी, हम फिर नेक्स्ट अपने टूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो टूल हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्वैप। स्वैप्स बेसिकली होते क्या हैं? वैसे तो स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, लिटरल मीनिंग इसका है एक्सचेंज, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्वैप से मुराद होता है एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज सीरीज ऑफ कैश फ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सीरीज ऑफ कैश फ्लोज एक्सचेंज करने का एग्रीमेंट ओवर एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। जब हम स्वैप की डेफिनेशन से फेमिलियर हो गए तो फिर स्वैप्स की टाइप्स की बात आती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप्स, जिसमें से जो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस होता है दैट इज द फॉरेक्स स्वैप। देयर आर अदर स्वैप्स एज वेल, उनको हम जब हम नेक्स्ट एरिया पढ़े होंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का, वहां पे डिस्कस करेंगे। देयर आर टू मोर स्वैप्स, लेकिन पहला स्वैप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉरेक्स स्वैप, जो प्राइमरली करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। अच्छा जी, फॉरेक्स स्वैप क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए अगर हम बात करें, इसके लिए आप सिचुएशन देखिए कि जब भी कोई कंपनी फॉरेन प्रोजेक्ट करना चाहती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कंपनी इंग्लैंड में काम करना चाहती है, इशू क्या आएगा पाकिस्तानी कंपनी को इंग्लैंड में प्रोजेक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए? इशू रहेगा कि इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एसेट्स, प्रोजेक्ट्स, जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट जो भी हम बाय करेंगे दैट विल बी इन स्टर्लिंग, हमें स्टर्लिंग में पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी कंपनी हैं, हम उसको बेहतर तो ये है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं मैचिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट के तहत, कि अगर हमने पाउंड में एसेट लेने हैं तो पाउंड एसेट्स के लिए हमें पाउंड फाइनेंस लेना चाहिए। पाउंड में लोन लेके पाउंड में एसेट लें तो ये हमारा जो ट्रांसलेशन रिस्क है वो कवर रहता है। इसके मल्टीपल फायदे हैं, उसको मजीद हम आगे भी बात करेंगे, सिर्फ ट्रांसलेशन रिस्क नहीं और भी बेनिफिट इसके हैं। बट अगर पाकिस्तान कंपनी यूके में प्रोजेक्ट करना चाहती है, यूके में प्रोजेक्ट करने के लिए उसको पाउंड में फाइनेंस मिल सके, एक्सीलेंट, नथिंग लाइक इट। लेकिन होता क्या है कि अक्सर इंटरनेशनल मार्केट में जाके बोरो करना एक्सेसिबल नहीं होता कंपनीज के लिए। पाकिस्तानी कंपनी के लिए यूके जाना और वहाँ पे ब्रिटिश बैंक से पाउंड में लोन लेना पॉसिबल नहीं होता, और डोमेस्टिक मार्केट में भी आपको फॉरेन करेंसी लोन इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। सो फिर पाकिस्तानी कंपनी के पास हल क्या बचा अगर यूके प्रोजेक्ट करना है कि आप पाकिस्तान से रुपीज में फाइनेंस रेज करो और उससे पाउंड बाय करो और फिर यूके में जाके प्रोजेक्ट लगा लो। प्रोजेक्ट तो आपका लग गया, लेकिन इशू क्या रहेंगे कि आपका पाउंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, आपका रेवेन्यू भी पाउंड में है, आपकी कॉस्ट भी पाउंड में है, आपका प्रॉफिट भी पाउंड में आना है, आपके सारे प्रोजेक्ट कैश फ्लो पाउंड में आने हैं, और उन पाउंड कैश फ्लो से आपने रुपी इन्वेस्टर को सर्व करना है, रुपी इन्वेस्टर को रीपे करना है लेटर ऑन। तो देयर इज करेंसी एक्सचेंज रिस्क इन्वॉल्व। आपको एनुअल रिटर्न देनी है इन्वेस्टर को रुपीज लोन के ऊपर, पाउंड की इनकम से, एक्सचेंज रिस्क इज इन्वॉल्व। पाउंड का रेट ऊपर नीचे होगा तो आपके नेट कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने कल को फिर रुपी का जो फाइनेंस है वो रीपे भी करना है। कहां से रीपे करोगे? जिस जगह पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा कहां इन्वेस्ट किया? यूके में। यूके से तो इनकम आती है पाउंड में, सो पाउंड से ही कमा के आपने रीपे भी करना है। अगेन करेंसी रिस्क। सिमिलर रिस्क विल बी फेस्ड बाय अ यूके कंपनी प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। उसका भी सिमिलर रिस्क है बट बिल्कुल रिवर्स। पाकिस्तानी कंपनी को रिस्क है कि पाउंड की इनकम से रुपी लोन सर्व करना है, और ब्रिटिश कंपनी को रिस्क क्या है कि रुपी इन्वेस्टमेंट से, रुपी इनकम से पाउंड का लोन सर्व करना है। तो ये दो कंपनीज दोनों करेंसी रिस्क फेस कर रही हैं, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स पे भी और लोन रीपेमेंट पे भी। फॉरेक्स स्वैप ऐसी कंपनी के लिए करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का एक टूल है। फॉरेक्स स्वैप क्या कहता है? फॉर एग्जांपल यू आर यूके कंपनी, आई एम पाकिस्तानी कंपनी।
आप पाउंड उधार लो, मैं अपने मुल्क से रुपये उधार लूं, और बजाय इसका कि आप पाउंड से रुपये बाय करो और मैं रुपये से पाउंड बाय करूं, हम स्वैप कर लें। हम स्वैप कर लें कि भाई तुम पाउंड मुझे दे दो, रुपये चाहिए, रुपये मुझसे ले लो। प्रोजेक्ट हमारा दोनों का 5-5 साल का है, 5 साल तक अपना अपना काम चलाते हैं, 5 साल बाद मुझसे पाउंड ले लेना, मेरे रुपये वापस कर देना। स्वैप, हमने खरीदो फरोख्त नहीं की, हमने स्वैप किया है कि अभी आपको रुपीस चाहिए, ले लीजिए मुझसे रुपीस, और जितने रुपीस ले रहे हैं कल को अपने प्रोजेक्ट से उतने रुपये कमा के में वापस कर देना। तो आपका प्रिंसिपल की हद तक तो रिस्क कवर हो गया ना, फॉरेन करेंसी रिस्क। और मैंने आपसे पाउंड लिए हैं और एग्रीमेंट किया है कि मैं भाई इतने ही पाउंड आपको 5 साल बाद वापस कर दूंगा, और मैंने इस पाउंड से पाउंड की इनकम जनरेट करनी है। आपने मुझसे रुपीस लिए, मैंने आपसे पाउंड लिए, मैंने आपसे जो पाउंड लिए उनसे मैंने पाउंड इनकम जनरेट की, आपने जो मुझसे रुपीस लिए उस पर आपने उनसे रुपीस इनकम जनरेट की। तो आपको 5 साल बाद मैच्योरिटी में मुझे मेरे रुपीस ही वापस करने हैं। फॉर यू इट इज नाउ सर्टन टू मैरिज, मुझे 5 साल बाद आपको पाउंड ही वापस करने हैं जो खरीदने नहीं है। मैंने गिने पड़े पाउंड है, से 1 मिलियन है, मैंने आपको 1 मिलियन वापस करना है। आपने मुझे से 200 मिलियन रुपीस देने हैं, आपने 200 मिलियन रुपीस देने हैं। एक्सचेंज रेट यहां पे मर्जी जाए, हमने स्वैप किया हुआ है और एग्रीमेंट है कि हम रीस्वैप कर लेंगे एंड पे। तो दिस इज फॉरेक्स स्वैप। फॉरेक्स स्वैप में क्या है कि दो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं। एग्रीमेंट क्या है, आज प्रिंसिपल स्वैप करेंगे और मेच्योरिटी पे, एग्रीड मेच्योरिटी पे प्रिंसिपल रीस्वैप करेंगे। और वो जो स्वैप होता है वो एक एग्रीड रेट पे होता है, एक्सचेंज रेट एग्री किया जाता है कि किस रेट पे हम स्वैप कर रहे हैं, और जनरली उसी रेट पे रीस्वैप आप कर रहे होते हो मेच्योरिटी पे। सो ये जनाब आपकी एक स्वैप एंड रीस्वैप अरेंजमेंट है। अगर यहां से हम पढ़ें तो फॉरेक्स स्वैप इज प्राइमरली डेवलप्ड टू मैनेज फॉरेन करेंसी रिस्क। इन अ फॉरेक्स स्वैप एग्रीमेंट, प्रिंसिपल्स इन डिफरेंट करेंसीज आर स्वैप्ड एट द स्टार्ट ऑफ द अरेंजमेंट एट प्री डिसाइडेड एक्सचेंज रेट विद एन एग्रीमेंट टू रीस्वैप देम एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। तो सारी जो कहानी मैंने सुनाई उसका निचोड़ यही है कि भाई हम स्वैप एग्रीमेंट करेंगे, आज प्रिंसिपल स्वैप करो और मेच्योरिटी पे रीस्वैप कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिंसिपल हमारा एक्सचेंज रिस्क कवर हो जाए। अभी हमने इसमें इंटरेस्ट जो रिटर्न है वो हमने कवर नहीं किया। जैसे आपने पाउंड लोन लिया ना, तो आपने पाउंड लोन लेके मुझे दे दिया, तो मैंने तो आपको पाउंड वापस करना है मेच्योरिटी पे, पाउंड का इंटरेस्ट पे करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने रुपी लोन लेके रुपी आपको दे दिया, तो आपने मुझे रुपी वापस करना है मेच्योरिटी पे, वो तो प्रिंसिपल है मेरा, तो मेरे रुपी लोन पे रुपी का इंटरेस्ट पे करना मेरी जिम्मेदारी है। सो फॉरेक्स स्वैप में मैंने लोन रुपी का लिया हुआ है बट मैं यूज पाउंड कर रहा हूं। आपने लोन पाउंड का लिया हुआ है लेकिन यूज आप रुपी कर रहे हो, क्योंकि हमने प्रिंसिपल को स्वैप कर लिया हुआ है। तो प्रिंसिपल की हद तक हमारा एक्सचेंज रिस्क कवर है, लेकिन जो पेमेंट है हमारी इंटरेस्ट पेमेंट, उस पर आपको भी रुपी कमा के पाउंड का इंटरेस्ट पे करना है और मुझे पाउंड कमा के रुपी का इंटरेस्ट पे करना है। ठीक हो गया? तो दिस इज फॉरेक्स स्वैप। दिस इज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ स्वैप। एग्जाम में पास पेपर में इस पर कुछ क्वेश्चन अभी तक नजर नहीं आता, तो आप पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे, फॉरेक्स स्वैप आपको नजर नहीं आएगा। और यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि सिलेबस की रिवीजन पास पेपर से नहीं होती, नोट से, किताब से होती है। क्योंकि पास पेपर में फॉरेक्स स्वैप नहीं आया, आपने पास पेपर बेस रिवीजन की, तो फॉरेक्स स्वैप आपके हिसाब से आपका रिवाइज नहीं होगा, और एग्जाम में आपको आ गया 5, 7, 8 नंबर का, तो आप बहुत ईजी मार्क्स लूज कर दोगे। सो जी, हमारे पास 2 इलस्ट्रेशन है फॉरेक्स स्वैप करने के लिए। हम इन 2 इलस्ट्रेशन को देखेंगे। फॉरेक्स स्वैप में हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल होती है। हमें एक कंपनी के एंगल से ट्रांजैक्शन बता दी जाती है कि भाई ये आपकी कंपनी और ये स्वैप में एंटर हो रही है। और हमारी रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल होती है इसमें कि भाई स्वैप करने का हमें फायदा क्या है, और वो फायदा हम गेज करते हैं थ्रू प्रॉफिट लॉस। सिंपल सी कैलकुलेशन है। जैसे मैं चलें, हम सवाल से ही पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 26 ही देखते हैं पहले, हम उधर से इस केस को समझते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन 26 आ गई, इसकी रिक्वायरमेंट है डिटरमिन वेदर एबीसी शुड हेज इट्स एक्सपोजर यूजिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फॉरेक्स स्वैप। कंपनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस कर रही है, वो फॉरेक्स स्वैप से कवर करे उस रिस्क को या फॉरवर्ड एक्सचेंज से कवर करे। नॉर्मली हमारे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। ये सवाल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हम कैसे इसको एवेल्युएट करते हैं फॉरेक्स स्वैप के सिनेरियो को। एबीसी कंपनी, अ माइनिंग कंपनी बेस्ड इन फिक्टिशियस कंट्री ऑफ डाउनलैंड, विशेस टू hedge 1 year foreign exchange risk which will arise on an investment in upland। तो डाउनलैंड कंट्री में एक कंपनी है जो कि अपलैंड में एक इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इन्वेस्टमेंट इज फॉर 750 मिलियन एरिक्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड एन अमाउंट ऑफ 1200 मिलियन एरिक्स इन 1 year's टाइम। मतलब आज आप 750 मिलियन इन्वेस्ट करोगे प्रोजेक्ट में, तो साल बाद उस प्रोजेक्ट पे विद रिटर्न आपको 1200 मिलियन वापस आने हैं। एबीसी कंपनी कैन नॉट बोरो एरिक्स डायरेक्टली। अगर तो एरिक्स में बोरो कर सकती हो तो मसला हल हो जाता है, फॉरेन करेंसी में बोरिंग कर सके मसला हल हो जाता है। एंड इज देयरफॉर कंसीडरिंग 2 पॉसिबल हेजिंग टेक्निक्स।
हम फॉरेन करेंसी में बारो कर सकें तो फॉरेन करेंसी में बारो करके फॉरेन करेंसी प्रोजेक्ट इन्वेस्ट कर दें तो वो हमारी मैचिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो जाती है, करेंसी रिस्क हमारा हेज होता है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आपने इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी में करनी है लेकिन फॉरेन करेंसी में बारो आप कर नहीं सकते। फिर ऑप्शन क्या है करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए? क्योंकि आपने आज 700 मिलियन एरिक्स बारो करके आज आप अपनी करेंसी बारो करके 750 मिलियन एरिक्स इन्वेस्ट करोगे और साल बाद 750 मिलियन एरिक्स आपको वापस आएंगे। तो आज आपको 750 मिलियन एरिक्स खरीदने पड़ेंगे प्रोजेक्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, और साल बाद आपको बेचने पड़ेंगे। तो रिस्क क्या है कि भाई साल बाद जब 1200 एरिक्स बेचोगे तो आपके हाथ में पैसे कितने आएंगे? दिस इज द रिस्क दैट यू आर फेसिंग। हल क्या है जी? हमें दो ऑप्शन है जी। एक, एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर फुल 1200 मिलियन एरिक्स। साल बाद जो 1200 मिलियन एरिक्स आने हैं उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और ऑप्शन नंबर 2 क्या है? एंटरिंग इनटू फॉरेक्स स्वैप फॉर 750 मिलियन एरिक्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड देन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर दैट 450 मिलियन एरिक्स प्रॉफिट एलिमेंट। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप ये 750 मिलियन स्वैप के थ्रू कवर कर लो। चलिए इसका रेट्स पढ़ लेते हैं आगे, फिर हम बात करते हैं मजीद इस पे। द करेंसी स्पॉट रेट इज 30 एरिक्स टू डाउन डॉलर, 30 एरिक्स पर $1 ये रेट है। डाउनलैंड का होम करेंसी जो है वो ये है जी, ये होम करेंसी है आपकी डाउन डॉलर। एंड द बैंक हैज ऑफर्ड अ फॉरेक्स स्वैप एट 27 एरिक्स टू $1। बैंक ने जी इस रेट पे आपको स्वैप ऑफर किया, जिसने बात की थी। स्वैप दो पार्टीज के दरमियान होता है और जनरली दो पार्टीज ए और बी का आपस में ताल्लुक हो नहीं पाता, और हो भी जाए दे मे नॉट ट्रस्ट ईच अदर। तो जनरली जो भी स्वैप अरेंजमेंट हुआ करेगी दैट विल बी थ्रू अ बैंक। बीच में बैंक एक इंटरमीडिएट होता है, बैंक के एक तरफ पार्टी ये खड़ी है, दूसरी तरफ पार्टी भी खड़ी है, लेकिन ए और बी आपस में या कनेक्ट हो नहीं पाती या कनेक्ट होती हैं तो ट्रस्ट डेफिसिट होता है। ठीक है, इस वजह से देयर विल ऑलवेज बी अ बैंक। मतलब ए और बी को नहीं पता कि उनका अरेंजमेंट आपस में है, ए का भी बैंक से अरेंजमेंट है, बी का भी बैंक से अरेंजमेंट है। तो ये हमें एक पार्टी की साइड बताई जा रही है जिसकी बैंक से अरेंजमेंट है, जिसको बैंक ऑफर कर रहा है 27 एरिक्स पर $1 with ABC making a net interest payment of 1% in down dollar assume at T1। ये स्वैप की फीस भी आ गई जी बीच में। बैंकर जब इन्वॉल्व होगा स्वैप में तो वो स्वैप फी भी लेगा। वो कहते हैं जी हम आपसे स्वैप करने पे तैयार हैं, इस रेट पे जो आपकी जरूरत है इस रेट पे पूरी करने पे तैयार हैं, लेकिन साथ आपको फीस पे करनी पड़ेगी साल बाद स्वैप की। आगे चलते हैं जी। इंटरेस्ट रेट, डाउनलैंड के इंटरेस्ट रेट क्या है? बोरिंग, लेंडिंग, लेंडिंग से मुराद इन्वेस्टिंग। और अपलैंड के रेट क्या है? बोरिंग में नॉट एप्लीकेबल, अवेलेबल नहीं है, लेंडिंग का रेट अवेलेबल है। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अवेलेबल एट अ रेट ऑफ 33 एरिक्स पर डाउन डॉलर। ये जी पूरी कहानी है। अब हम दो ऑप्शन के तहत इसको वैल्यूएट करना है। हमने आज प्रोजेक्ट करना है और फ्यूचर रिसीट्स को थ्रू एफआरए हेज करें। ऑप्शन नंबर 2, आज हमने प्रोजेक्ट करना है और फ्यूचर रिसीट्स को हम फॉरेक्स स्वैप्स प्लस एफआरए के थ्रू करें। तो फॉरेक्स स्वैप प्लस एफआरए के थ्रू कैसे हेज होता है और ये एफआरए के थ्रू कैसे हेज होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हमें जनरली यहां पे सिर्फ पीएनएल बनाना होगा। हम पीएनएल बनाएंगे कि अगर हम एफआरए के थ्रू एंटर होते हैं तो इस साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे पास क्या पैसा बचता है, और अगर मैं फॉरेक्स स्वैप प्लस एफआरए के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो फिर मुझे साल बाद क्या बचेगा। दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अभी ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा शायद ये डाटा कैसे है, कैसे इसको मैनेज करना है, लेकिन हम जब दो इलस्ट्रेशन आप कर लेंगे ये दो, तो ये दो इलस्ट्रेशन आपको सफिशिएंट है फॉरेक्स स्वैप का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। अच्छा जी, हम इलस्ट्रेशन नंबर 26 की बात कर रहे हैं और पहले हम एफआरए के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करेगा? अब जरा आपको थोड़ा सा ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा समझने के लिए कि भाई इफ यू आर द मैन इन चार्ज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड। हम पार्ट ए देख रहे हैं जी। अभी पार्ट ए है, तो आज आपको सबसे पहले क्या काम करना है? आज आपको सबसे पहले तो 750 मिलियन एरिक्स अपलैंड पहुंचाने हैं, ऐसा ही है जी। और ये 750 मिलियन एरिक्स आप कहां से लोगे? आपकी कंट्री, आपकी करेंसी क्या है? डाउन डॉलर। आपको आपकी करेंसी डाउन डॉलर है, आपको 750 मिलियन एरिक्स चाहिए। देयर इज नो फॉरेक्स स्वैप, कोई स्वैप नहीं है। हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द कॉन्ट्रैक्ट? आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसकी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट कैसे करोगे? जी जनाब, आपको कहा गया जी, मैंने आपका फोन आया कहां से जनाब? अपलैंड से, कि जी 750 मिलियन एरिक्स भिजवा दो, हमने प्रोजेक्ट शुरू करना है, प्रोजेक्ट का डिसीजन हो गया, आपने फाइनेंस अरेंज करके भिजवाना है। कैसे भिजवाएंगे भाई? आप डाउनलाइन में बैठे हुए हो, डाउनलाइन में बैठे आप डाउनलाइन डॉलर बारो करोगे, उससे एरिक्स बाय करके भिजवा दोगे आप। ठीक है जी। तो हमारी जो ट्रांजैक्शन आज होनी है, आज हमने करने हैं बोरो डाउनलाइन डॉलर
एंड उनसे हम करेंगे बाय 7.5 मिलियन एरिक्स। एग्रीड? ये आज हमें काम करना है। तो आज के स्पॉट रेट के हिसाब से हमें कितने डाउनलैंड डॉलर बाय करने हैं? करेंसी स्पॉट रेट इज 30 एरिक्स टू पाउंड। तो हमने एरिक्स को, रेट है स्पॉट 30 एरिक्स पर डॉलर, ठीक है जी। तो आपने फर्स्ट करेंसी को सेकंड करेंसी में कन्वर्ट करना है, डिवीजन विल बी यूज, हाई रेट का लो रेट का तो मसला ही नहीं है। तो जनाब डिवाइड कीजिए 7.5 को 30 के साथ, तो बताइए आपको कितने डी डॉलर आज चाहिए। मिलियन में निकलेगा आंसर आपका। इसको मिलियंस को बल्कि निकाल के फुल फिगर में ले आइएगा, मिलियन तो काफ़ी छोटी फिगर बन जाएगी, डेसिमल में चले जाएंगे आप। 750, माई मिस्टेक जी, सॉरी जी, माई मिस्टेक, जैसे 750 मिलियन, 750 जी। मिलियन में बताइए 25 मिलियन डी डॉलर। आप डी डॉलर आज बारो करेंगे 25 मिलियन, इनसे आज के स्पॉट पे 750 मिलियन एरिक्स आप ले लेंगे, और ये बारो किया है किस रेट पे डी डॉलर बारो होता है जी? रेट हमें गिवन है डी डॉलर का बोरिंग रेट 14% पे। आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गया जी। यहाँ पे आज की तारीख में आप 25 मिलियन डॉलर बारो करो 14% पे, और इससे 750 मिलियन एरिक्स बाय करो, फंड्स रिमिट हुए, आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया। एग्रीड? और साथ ही आपने एफआरए कर लिया। आज ही आपने दूसरा जो काम किया वो एफआरए किया। एफआरए टू सेल एरिक्स 1200 मिलियन, एरिक्स की जगह ई का साइन यहां पर यूज कर रहा हूं, एरिक्स 1200 मिलियन एट व्हाट इज द एफआरए रेट अवेलेबल? एरिक्स 33 पर डी डॉलर। ऐसा ही है जी। ये दो काम आपने किए, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जीक्यूट हो गया है और आपकी प्रोसीड्स भी आपने एफआरए से हेज कर ली। आज आप ये दो काम करेंगे, ठीक हो गया जी। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए फंड्स अरेंज कर लिए और दूसरा आपने प्रोसीड्स का एफआरए कर लिया। होम करेंसी हमारी हमने बारो की है, बट कितनी बारो करनी है? मैं किसको कन्वर्ट कर रहा हूं? इतनी बारो करनी है कि मैं ये एरिक्स खरीदूं। मैंने एरिक्स खरीदने है ना भाई, तो एरिक्स को डॉलर में कन्वर्ट करना है। मैंने एरिक्स को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो एरिक्स इज द फर्स्ट करेंसी को डिवाइड किया। मुझे 25 मिलियन डॉलर बारो करने हैं, जिनसे मैं 750 मिलियन एरिक्स बाय करके भेजूंगा अपने फॉरेन कंट्री में, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और दूसरा काम मैं करूंगा, साल बाद मेरी प्रोसीड्स, मुझे पता है 1200 मिलियन एरिक्स आनी है, मैंने साल बाद का एफआरए कर लिया कि साल बाद मैं ये 1200 मिलियन एफआरए में बेचूंगा। ये काम जब हो गया, इसके बाद आफ्टर 1 ईयर अब क्या होना है? आफ्टर 1 ईयर मेरी प्रोसीड्स आएंगी। प्रोसीड्स आनी है हमारी जी एरिक्स 1200 मिलियन, और इन्होंने कन्वर्ट हो जाना है 33 के हिसाब से डी डॉलर्स में। कितने डी डॉलर बने जी? 36.36, और इसमें से, इस प्रोसीड में से भी मैंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रीपे करना है। ऐसा ही है। मैंने 25 मिलियन डी डॉलर उधार लिया हुआ है, इसको मैंने 1.14, ये मेरी रीपेमेंट बननी है जी। ऐसा है जी। 14% उधार लिया एक साल के लिए, कितनी बनती है रीपेमेंट? 28.50 लीजिए जी। यहां से देखिए नेट प्रॉफिट क्या बना अगर हम इस तरह चलते हैं तो। $7.86 मिलियन डी डॉलर। तो ये जनाब हमारी, अगर हम एफआरए के थ्रू चलना चाहते हैं तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट से इतना कमा सकते हैं। ये जनाब सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस हमने बनाया है। हमने स्टेप्स देखे क्या किए, आज हमने क्या काम किया वो रिकॉर्ड किया, साल बाद क्या करेंगे, आउटकम क्या आएगी वो रिकॉर्ड की, और देखा हमें नेट में बचेगा क्या साल बाद। अगर हम इस तरीके से चल देंगे हमें साल बाद 7.86 बचेगा जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, जब हम दूसरी ऑप्शन पे जाते हैं विच इज पार्ट बी, जो कि है फॉरेक्स स्वैप प्लस एफआरए। फॉरेक्स स्वैप प्लस एफआरए।
अच्छा जी, अब अगर हमने फॉरेक्स स्वैप के साथ चल रहे हैं तो फिर आज हमें क्या करना है? हमारा काम तो वही रहेगा, आज हम बोरो तो करेंगे डी डॉलर एट 14%, लेकिन अब हमने बेचने के लिए बोरो नहीं करना। अब हमने इससे, जब हमने देखें यहां पे, हमने देखिए जब हमने बाय किया ना एरिक्स बाय किया, इसका मतलब हमने डी डॉलर बेचा, ऐसा ही है। एरिक्स बाय किया, इसका मतलब डी डॉलर बेच के उसके एक्सचेंज में आपने लिया, क्योंकि एरिक्स बाय करना डॉलर बेचने की बात है। तो आपको जी मैंने एरिक्स बाय किया या मैंने डॉलर बेचा, एक ही बात है। अब हम जब हम स्वैप करने जा रहे हैं तो फिर अब हमने बाय सेल नहीं करना, हमने बोरो किया डी डॉलर 14% पे फॉर स्वैप। और स्वैप का रेट क्या जी हमें? स्वैप का रेट बैंक ने जो ऑफर किया दैट इज 27। स्वैप का रेट जैसे मैंने कहा था, नॉट वही होगा जो स्पॉट होगा, 27 पर डी डॉलर। इसका मतलब आपको कितने एरिक्स बोरो करने हैं? 27 से डिवाइड करके बताइए जनाब। 27.77 मिलियन। तो आपने 27.77 मिलियन डी डॉलर बोरो करने हैं, और ये डी डॉलर आपने बैंक को देने हैं, और बैंक से 750 मिलियन एरिक्स ले लेने हैं। ये हो गया आपका स्वैप। जब आपने ये स्वैप कर लिया तो इस स्वैप के साथ ही आपको पता है कि साल बाद क्या होगा, साल बाद ये रीस्वैप होगा। रीस्वैप का मतलब आपको जो प्रोसीड्स आएंगे ना कस्टमर से, आपने बैंक से 750 मिलियन एरिक्स लिए हुए हैं, साल बाद यही 750 मिलियन एरिक्स आपने बैंक को वापस करने हैं। तो इसका मतलब साल बाद जो 1200 की मिलियन की प्रोसीड्स आएंगी उनमें से 750 तो बैंक को वापस चले जाने हैं स्वैप में। आपको एफआरए कितने का करना है? साल बाद बेचना कितना पड़ेगा आपको? $450 मिलियन। बेटा मैं एक मिनट ब्रेक ले रहा हूं, जरा पॉज कीजिएगा। अच्छा जी, हमने दोबारा सुन लीजिएगा, हमने 27.77 मिलियन डॉलर आज बोरो किए, और ये डॉलर हमने दिए बैंक के हवाले, और बैंक से हमने कहा जी हमें आप 750 मिलियन एरिक्स दे दो। ये स्वैप हुआ हमारा फॉरेक्स स्वैप। और इसका रीस्वैप क्या है कि साल बाद हमने बैंक को उससे जो डी डॉलर दिए थे वापस लेने, उसको उसके जो 750 मिलियन वापस कर देंगे, और फीस जो है वो भी हमें एग्रीड है, वो भी हम पे करेंगे। फिलहाल ये जब स्वैप हमने एग्री कर लिया, इससे हमें पता क्या लगा कि भाई 750 मिलियन एरिक्स, हमें साल बाद जो 1200 मिलियन एरिक्स आने हैं उनमें से 750 तो रीस्वैप में वापस चले जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 450। इसका हम एफआरए कर लेंगे। तो हम आज की तारीख में एक ये स्वैप की एक साइड कर रहे हैं, एक स्वैप का इनिशिएशन हो रही है, और रिमाइंडर 450 का एफआरए हो रहा है। तो एफआरए 450 मिलियन सेल एट वही रेट क्या था, 33 था, 33 पर डॉलर। ठीक हो गया। तो ये आपकी जी ट्रांजैक्शन आज की होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं साल बाद, आफ्टर 1 ईयर। अब होगा क्या आफ्टर 1 ईयर? आपको पहले तो रीस्वैप करना है। रीस्वैप में आप क्या करेंगे? आप 750 मिलियन एरिक्स पे करके, 750 मिलियन एरिक्स पे करके आप डी डॉलर रिसीव करेंगे। कितना? जितना पे किया था 27.77। आपने यहां पे क्या किया था? स्वैप 27.77 डॉलर दिए थे, 750 मिलियन एरिक्स लिए थे। अब रीस्वैप 750 उनको पे किया बैंक को अपनी 1200 मिलियन की प्रोसीड में से, 1200 मिलियन की प्रोसीड में से 750 पे किया, और उसके बदले लिया आपने ये डॉलर। लेकिन हमें साथ ही इसकी स्वैप फी भी तो कहा गया है, स्वैप फी भी तो पे करनी है। तो स्वैप फी कितनी पे करनी है? उसने कहा जी स्वैप फी आपकी है 1% डी डॉलर। तो जनाब 1% कितनी बनती है जी इसकी? 27.77 का 1%, इट इज 0.28। ये फी कट गई आपकी। अब प्रोसीड्स फ्रॉम एफआरए वो क्या आएंगी? आपका 450 मिलियन एरिक्स 33 मिलियन पे ट्रांसलेट होगा। कितने मिलियन डॉलर मिले? 13.64। अब जरा देखिएगा, आपके 1200 मिलियन के अगेंस्ट प्रोसीड क्या आ रही हैं? 1200 में से 750 के अगेंस्ट ये आ गया आफ्टर डिडक्शन ऑफ दिस फी, और 450 के अगेंस्ट ये आ गया। यहां से आप देख लीजिए आपकी नेट प्रोसीड्स कितनी बन रही हैं जी। नेट प्रोसीड्स आपकी कितनी बन रही हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट? इस केस में डी डॉलर इन मिलियन है जी, प्लस माइनस प्लस 41.13। अब इस नेट प्रोसीड्स में से आपको रीपे करना है, रीपेमेंट करनी है,
और रीपेमेंट आपकी है 27.77 का लोन था ना, विद इंटरेस्ट 1.14, कितना बनता है जी? 31.66। तो यहां से देख लीजिए नेट प्रॉफिट आपका क्या बना इस कॉन्ट्रैक्ट से, नेट प्रोसीड्स माइनस रीपेमेंट 9.47 मिलियन $। हमसे पूछा गया था कि भाई डिटरमिन कंपनी एफआरए करे या फॉरेक्स स्वैप प्लस एफआरए करे, दो ऑप्शन में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है? तो डेफिनेटली जिस ऑप्शन में प्रॉफिट ज्यादा है वो बेहतर है। विद एफआरए आप ले रहे थे 7.86 का प्रॉफिट ओनली, लेकिन फॉरेक्स प्लस स्वैप से आपने फॉरेक्स स्वैप प्लस एफआरए से यही ट्रांजैक्शन आप अगर मैनेज करते हैं तो आप 9.47 का प्रॉफिट लेते हैं। तो डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज बेटर, दिस इज अ बेटर ऑप्शन। फॉरेक्स स्वैप में जैसे मैंने कहा हमें कोई क्वेश्चन तो पास पेपर में आया नहीं हुआ, हमें दो इलस्ट्रेशन जो मिलती हैं उन इलस्ट्रेशन की वर्किंग कुछ ऐसे ही है कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और प्रॉफिटेबिलिटी आप यहां से अगर फॉलो कर सकें तो कैसे हमने वर्कआउट की, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ये स्वैप के फॉरेक्स स्वैप के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि इसमें फॉरेक्स स्वैप एफआरए, पहले एफआरए है फिर कंपैरिजन में फॉरेक्स स्वैप प्लस एफआरए है। तो यहां से आप फॉरेक्स स्वैप की ट्रांजैक्शन को बड़े अच्छे अंदाज में फॉलो कर सकते हैं। हम एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, आई डोंट थिंक वी विल हैव एनी अदर मटेरियल अवेलेबल इन दैट, मुश्किल है थोड़ा अवेलेबल होना, तो लेकिन दीज टू एग्जांपल्स आर गुड इनफ फॉरेक्स स्वैप का कॉन्सेप्ट देने के लिए, स्पेशली कि पास में कभी ये क्वेश्चन हमें नहीं आया हुआ फॉरेक्स स्वैप पे, तो इसलिए पास पेपर में हमें ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होने वाले। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, फॉरेक्स स्वैप पे एक और केस हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 27। कंस्ट्रक्शन पीएलसी, इसकी रिक्वायरमेंट पहले देखते हैं। एवेल्युएट प्रोजेक्ट आउटकम विदाउट स्वैप, अगर स्वैप ना करें तो प्रोजेक्ट आउटकम क्या है? प्रोजेक्ट आउटकम मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनता है। बी एवेल्युएट द प्रोजेक्ट आउटकम विद स्वैप, अगर आप स्वैप कर लें तो फिर प्रॉफिट लॉस क्या बनता है कॉन्ट्रैक्ट से आपका। और पार्ट सी में रीजन पूछी गई है कि स्वैप की वजह से जो आपके पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, जो यकीनन आएगा हम देखेंगे, तो उसकी रीजन पूछी गई है कि आपके प्रोजेक्ट पे स्वैप की वजह से जो पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है उसकी वजह क्या है। लेट्स रीड द डाटा और फिर हम वन बाय वन तीनों रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्शन पीएलसी, अ यूके कंपनी, हैज बीन ऑफर्ड a contract to build a camel park next to a new supermarket in Kuwait. UK कंपनी कुवैत में कैमल पार्क बनाने आ रही है जी। The company proposed to finance the camel park project with 1 year sterling loan from its bank at 10%. ये प्रपोजल है इनिशियल कि 10% पाउंड लोन से हम इसको फाइनेंस करेंगे। In order to acquire the resources, it will need to undertake the project. The construction will require 100 million KD. तो ये KD में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है जी। 100 मिलियन कुवैती दिनार आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। Immediately, the camel park is expected to take 12 months to build and construction will be paid KD 130 million on completion. ये प्रोसीड्स है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आज आपको करनी है कुवैत में 100 मिलियन की, और आप 12 महीने में ये इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेंगे आपको 130 मिलियन की प्रोसीड्स आने वाली है। ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट और रेवेन्यू साइड है। अब रिस्क साइड पे आते हैं, फॉरेन करेंसी रिस्क साइड पे, क्योंकि आप यूके में बैठे हैं पाउंड करेंसी के साथ, उससे पाउंड की मदद से फाइनेंस कर रहे हैं आप केडी कुवैती दिनार के प्रोजेक्ट को। तो रिस्क साइड क्या है? The current spot rate is KD 22 to the pound. Company's treasury department forecast that this will move to between KD 25 and KD 30. KD 25 भी हो सकता है, KD 30 भी हो सकता है, इस रेंज में चला जाएगा 12 महीने बाद। सो दो पॉसिबल आउटकम बनती है हमारी। There is no forward market between pound and KD. So forward market भी out of question है। And because of legal restrictions, construction is unable to borrow KD. So borrowing in foreign currency, that is also not an option. Thus neither a forward market hedge nor a money market hedge is possible. और जब फॉरेन करेंसी बोरिंग नहीं है तो मनी मार्केट हेज भी नहीं बन सकता। However, Bank of Kuwait has offered construction a 100 million KD fixed rate forex swap for 1 year at an exchange rate of 20 KD per pound with 11% interest payable to bank. ये फीस आ गई बैंक की। बैंक ने कहा जी ठीक है जी, आई एम विलिंग टू ऑफर यू स्वैप, आप मुझसे 100 मिलियन KD ले लो इस एक्सचेंज रेट पे, 100 मिलियन KD इस एक्सचेंज रेट पे लॉक कर लो, लेकिन मुझे साथ फीस पे करोगे आप 11%।
तो ये जनाब हमारी स्वैप की ऑफर आ गई। हमसे कहा जा रहा है जी आउटकम बताइए, अगर आप स्वैप नहीं करते तो आप क्या प्रॉफिट या लॉस एक्सपेक्ट करते हो, और अगर आप स्वैप करते हो तो फिर प्रॉफिट और लॉस आपका क्या आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए कि हम स्वैप की तरफ नहीं जा रहे, देयर इज नो स्वैप ऑप्शन अवेलेबल। इलस्ट्रेशन नंबर 27 when there is no swap option। तो आज हमें क्या करना है, अगर स्वैप ऑप्शन नहीं है तो आज हमें पाउंड बारो करके उनसे केडी बाय करने हैं, ऐसे है। तो हमें बारो करने हैं स्टर्लिंग 10% पे टू बाय केडी 100 मिलियन। एग्रीड जी, ये आज हमें ये स्टेप लेना है। तो आज के स्पॉट रेट के हिसाब से हमें जो पाउंड बारो करने हैं वो बनते हैं जी केडी 100 मिलियन। केडी को कन्वर्ट करना है, रेट हमें गिवन है स्पॉट का 22, केडी 22 पर पाउंड। तो केडी को कन्वर्ट करना है, डिवाइड होगा 22 से। तो बताइए कितने मिलियन पाउंड जनाब, कितने मिलियन पाउंड बारो करने हैं? 4.55 मिलियन। ये आज हमने पाउंड बारो करने हैं, ठीक है जी। ये पाउंड बारो करने हैं और इस 10% पे बारो करने हैं, और इस पाउंड से हमने 22 रुपए के साथ 100 मिलियन केडी खरीद लिया। हमारा प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया, ठीक है जी। जब हमने फाइनेंस अरेंज कर लिया, ये बारो किया 10% पे, इससे आपने 100 मिलियन केडी बाय कर लिया, तो आपका प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया। प्रोजेक्ट इनिशिएट। अब साल बाद क्या होगा, हमें सबसे पहले में आएंगी जी प्रोसीड्स क्लाइंट से। कितनी प्रोसीड्स आई? केडी 130 मिलियन, ये हमारी प्रोसीड्स आ गई। अब इन प्रोसीड्स के साथ सलूक क्या होना है? इन प्रोसीड्स के साथ सलूक होना है सबसे पहले रीस्वैप। सबसे पहले रीस्वैप होना है। रीस्वैप का मतलब क्या, सॉरी रीस्वैप कहां से आ गया? तो अभी तो विदाउट स्वैप कर रहे हैं, अभी तो हम विदाउट स्वैप कर रहे हैं। तो जनाब हमने प्रोसीड जब आई तो हमने इनको फिर उस वक्त के मार्केट रेट पे बेचना है। तो मार्केट रेट की दो ऑप्शन हमें दी गई हैं, एक केडी 25 पर पाउंड है और दूसरा केडी 30 पर पाउंड है, यही है जी। तो इन दोनों केसेस को हमें अलहदा अलहदा देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हमारी प्रोसीड्स क्या बनती हैं। हमारी प्रोसीड्स 25 से डिवाइड करें तो कितने मिलियन पाउंड बनी? पाउंड मिलियन में हम जा रहे हैं जी डाटा लेकर। 25 के केस में 5.20 और 30 के केस में 4.33। और इसमें से फिर हम लेस करेंगे रीपेमेंट अपनी। हमने 4.55 मिलियन का लोन लिया हुआ है 10% पे, तो इंटू 1.1 कितना बना जी? 5.01। तो हमें मिल रहा है कि भाई हम प्रॉफिट और लॉस के बीच में कहीं खड़े हैं। हमें प्रॉफिट हो सकता है 0.19 मिलियन पाउंड का, या हमें लॉस भी हो सकता है। कितना लॉस है? 0.68 मिलियन का। ये जी है, अगर आप स्वैप नहीं करते तो ये है आपकी रेंज। आपको 0.19 मिलियन पाउंड का मुनाफा भी हो सकता है और आपको 0.68 मिलियन का नुकसान भी हो सकता है। विदाउट स्वैप आप इस रेंज में कहीं फॉल करेंगे। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अगर आप स्वैप नहीं करते, एफआरए की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपकी आउटकम आइदर दिस और दिस, इस रेंज के बीच में कहीं रहने वाली है जी। दिस इज मिलियन पाउंड्स। लीजिए जी, ये हमारी वर्किंग केस ए कंप्लीट हुआ। टुडे हमने क्या स्टेप लेना है आपके सामने है, और उसके बाद एक साल बाद क्या होगा वो वर्किंग भी आपके सामने है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जब आज ये पार्ट बी पे स्वैप के लिए, स्वैप का आपको ऑफर मिल रहा है जी किस रेट पे? 20 केडी पे, ऐसा ही है। लास्ट लाइन जस्ट वेब रिक्वायरमेंट 20 केडी पे स्वैप है। तो इसके लिए फिर आप करोगे बारो स्टर्लिंग एट 10%
टू स्वैप फॉर KD 100 मिलियन। अब स्वैप करना है तो फिर कितने बारो करेंगे आप KD 100 मिलियन के लिए? 20 KD के हिसाब से 5 मिलियन पाउंड या बारो करेंगे और इसको स्वैप कर लेंगे 100 मिलियन KD से। ये ट्रांजैक्शन होगी जी आपकी। 5 मिलियन पाउंड 10% पे बारो किया और इसको 100 मिलियन KD से स्वैप कर लिया आपने। दिस इज द स्टेप यू टेक टुडे। ये आज आपने स्टेप लिया। इसके बाद आगे हम वही मिलियन पाउंड में कैश फ्लोज बनाएंगे और 2 सिनेरियोज देखेंगे जैसे हमने पहले देखे थे। सिनेरियो कौन से हैं? एक, रेट KD 25 पर पाउंड पे आ जाए। दूसरा सिनेरियो है रेट आपका KD 30 पर पाउंड पे आ जाए। तो जनाब सबसे पहले तो देखिए आपकी जो आई हैं प्रोसीड्स, KD 130 मिलियन आपकी प्रोसीड्स आई हैं। तो इसमें से आपने सबसे पहले कराना स्वैप। आपका स्वैप, रीस्वैप बल्कि हम इसको कहेंगे, आपका रीस्वैप में आपको KD 100 मिलियन जो स्वैप में लिया था वो पे करना है। और इसके बदले कितने पाउंड पे किए थे आपने? 5 मिलियन। ये आपको वापस आएगा। रेट 25 पे है, रेट 30 पे है, स्वैप पे तो इसका कोई असर नहीं आता। अच्छा, आपको सिर्फ स्वैप में 100 मिलियन वापस नहीं करना, आपको स्वैप की फी भी पे करनी है। और वो कितनी है? 11%। तो 100 मिलियन KD के साथ 11% फी भी आप पे करेंगे। तो जनाब आपने 130 की प्रोसीड में से 100 मिलियन और 11 मिलियन फी पे करके 5 मिलियन पाउंड की प्रोसीड खरीद कर ली। अब कितने पैसे बचे आपके पास? आपके पास अब पैसे बचे हैं जी 111 निकल के KD 19 मिलियन ओनली। तो सेल KD 19 एट स्पॉट। तो जनाब अगर ये हम स्पॉट 25 पे बेचें, 19 मिलियन KD 25 के हिसाब से बेचें, कितने पैसे मिलेंगे? 19 डिवाइड बाई 25 0.76। और ये 30 के हिसाब से बेचे कितने बचेंगे? 0.63। लीजिए जी, यहां से हमें मिलेंगी टोटल प्रोसीड्स हमारी 5.76 एंड 5.63। और इन प्रोसीड में से हम फिर लेस करेंगे रीपेमेंट। और वो है जी हमने 5 मिलियन का लोन लिया था इंटू 1.1, 5.50, 5.50। हम देखते हैं हमें दोनों सूरत में नेट प्रॉफिट ही बच रहा है। यहां पे 0.26 और यहां पे 0.13। तो अगर आप स्वैप के साथ चलते हैं तो रेट 25 पर जाए, रेट भी 30 पर जाए, यू विल बी इन प्लस। और बेस्ट आउटकम भी बेहतर है विदाउट स्वैप से, और वर्स्ट आउटकम तो इंडीड बेहतर है ही है। यहां पे उधर तो लॉस था, इधर वर्स्ट आउटकम में भी प्रॉफिट ही है। सो पहला पार्ट, अगर आप स्वैप नहीं करते तो आपकी प्रोजेक्ट की आउटकम क्या आ सकती है। दूसरा पार्ट, अगर आप स्वैप करते हैं तो आपकी प्रोजेक्ट की आउटकम क्या है। आउटकम मीन नेट प्रॉफिट एंड लॉस। देख लीजिए, फॉलो कर लीजिए इस ट्रांजैक्शन को। दोबारा सवाल पढ़ के कोई पॉइंट समझ नहीं आता पूछिए। जी जनाब, स्वैप किया है हमने पाउंड बेचे नहीं थे, हमने पाउंड स्वैप किए थे इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हम साल बाद रीस्वैप करेंगे। और रीस्वैप करते हुए हमने एग्री किया था हम जो पैसे हमने लिए हैं इस्तेमाल के लिए उसका 11% वापस करेंगे, बैंक की फी है। तो हमने बैंक से 100 मिलियन लिया था इस्तेमाल के लिए, 11% फी के साथ 111 वापस करना है। और उसके केस हमारा लॉक हुआ है 5 मिलियन पाउंड की प्रोसीड्स। तो 130 मिलियन टोटल में से 111 देके 5 मिलियन आ गया, बाकी 19 मिलियन बचा, वो हमने जो भी स्पॉट होगा उस पर बेच देंगे। स्वैप की फीस यही जा रही है, ये तो स्वैप की फीस तो यही है ना। ये तो आपने कुवैती बैंक को पे किया जिससे आपने KD लिए थे, वो तो होम करेंसी। ये तो आपने जो 5 मिलियन का ये लोन लिया हुआ ना, ये ठीक है, ये 10% का लोन आपने लिया हुआ है, ये तो होम करेंसी का लोन है, उस पर विद इंटरेस्ट पे करें। अच्छा, हमसे पार्ट सी में पूछा गया है कि भाई स्वैप का इतना बेनिफिशियल इफेक्ट क्यों है, इतना पॉजिटिव इफेक्ट क्यों है आपके रिजल्ट पे। पॉजिटिव इफेक्ट है, वी अंडरस्टैंड दैट। मैं फिर रिपीट कर दूं, बेस्ट आउटकम हमारी 0.19 मिलियन से उठ के 0.26 पे चली जाती है, और वर्स्ट आउटकम हमारी जो यहां पे 0.68 मिलियन का लॉस है वो यहां से उठ के 0.13 के प्रॉफिट में आ जाती है। सो बेस्ट आउटकम भी इंप्रूव्ड है, वर्स्ट आउटकम भी इंप्रूव्ड है विद स्वैप। क्यों? रीजन इज वेरी सिंपल। व्हेन यू वर
गोइंग विदाउट स्वैप, वह देखिएगा स्क्रीन पे, होल ऑफ योर प्रोसीड्स वर एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। पूरा का पूरा 130 मिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जब आप स्वैप में चले गए तो स्वैप में 130 में से 111 मिलियन पे फॉरेन एक्सचेंज रेट का कोई असर नहीं है। रेट जहां मर्जी जाए, ये 111 मिलियन के अगेंस्ट 5 मिलियन पाउंड आपके लॉक हुए हैं। विद स्वैप यू आर ओनली एक्सपोज टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क टू द एक्सटेंट ऑफ 19 million only. So that's why swap is having such a positive beneficial effect on the result, financial results of the project. जी, any question, कोई सवाल? Forex swap. अच्छा जी, करेंसी रिस्क पे फिलहाल हमारी डिस्कशन कंप्लीट। फॉरेक्स स्वैप से बात अभी हमारी होगी, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट्स में जाके हम वहाँ पे स्वैप को थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिलहाल करेंसी रिस्क के लिहाज से हमारी डिस्कशन फॉरेक्स स्वैप तक ही थी, वो हमने डिस्कशन भी कर ली, उसकी दो बड़ी रीजनेबली कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन भी देख ली हमने। अब हमें मूव करना है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के क्या टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जी, कोई सवाल करेंसी रिस्क से लेके? अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, पहले हम उस पर बात कर लें। जिस तरह करेंसी रिस्क को हमने डिस्कस किया था, जब भी आपकी कंपनी ने फॉरेन करेंसी एक्सपोर्ट कर दी या इंपोर्ट कर ली, क्रेडिट पे एक्सपोर्ट की है, आपको पता है फ्यूचर में पैसा आना है। रिस्क क्या है? फ्यूचर में जब पैसा आएगा तब एक्सचेंज रेट पता नहीं क्या होगा, तो एक्सचेंज रेट के बदलने से आपके प्रॉफिट लॉस पे इफेक्ट आएगा। दिस इज द एक्सचेंज रिस्क। आपने इंपोर्ट कर ली है, पेमेंट करनी है 6 महीने बाद, रिस्क क्या है? 6 महीने बाद पता नहीं फॉरेन करेंसी का रेट क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बदलने का इफेक्ट आपके प्रॉफिट लॉस पे आएगा। दिस इज करेंसी रिस्क। ये करेंसी के फ्यूचर में करेंसी के रेट बदलने से आपका पीएनएल इफेक्ट होगा। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन बी अंडरस्टूड। आपने कैश बजट बनाया, कैश बजट की डॉक्यूमेंट से यू शुड बी फेमिलियर। आप अपनी फोरकास्ट बनाते हो टारगेट्स के हिसाब से और अपनी कैश फ्लो नीड असेस करते हो। आपने अपना कैश बजट बनाया और उसमें पता लगा आज से 3 महीने बाद आपको 10 मिलियन का लोन लेना पड़ेगा फॉर 6 months। यू आर गोइंग टू फेस कैश शॉर्टेज एंड यू नीड टू बोरो 10 मिलियन फॉर 6 months। अब आपको पता लग गया कि आपने पैसे बोरो करने हैं 3 महीने बाद फॉर 6 months। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है कि भाई 3 महीने बाद किस रेट पे लोन मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो बदलते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे करेंसी का रेट बदलता है, इंटरेस्ट रेट भी तो बदलता है। करेंसी बाइंग सेलिंग आपने करनी हो, आपको एक्सचेंज रिस्क है। इसी तरह आपने लोन लेना हो या अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क है कि भाई हम जब लोन लेने जाएंगे इंटरेस्ट रेट पता नहीं क्या होगा, हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट पता नहीं क्या आएगी, हाउ इट्स गोइंग टू इफेक्ट आवर पीएनएल। जब हम डिपॉजिट रखवाने जाएंगे कैश बजट के मुताबिक तो हमें पता नहीं डिपॉजिट रेट क्या ऑफर होगा, हाउ इट्स आवर पीएनएल, वी डोंट नो इट येट। तो ये जनाब है इंटरेस्ट रेट रिस्क कि जब कंपनी की बोरिंग नीड एस्टैब्लिश्ड हो फ्यूचर में, या जब कंपनी की इन्वेस्टमेंट नीड एस्टैब्लिश हो फ्यूचर में, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट इट्स बजटेड इनकम। दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। अच्छा, इंटरेस्ट रेट रिस्क सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपके पास प्लान्ड बोरिंग इन्वेस्टमेंट है तो आप इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस कर रहे हो। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लोन है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है लेकिन फ्लोटिंग रेट पे, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लोटिंग रेट। तो अगर हमारे पास फ्लोटिंग रेट पे बोरिंग इन्वेस्टमेंट है, इवन देन वी आर फेसिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क प्लान्ड बोरिंग इन्वेस्टमेंट पे भी होता है और इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका करंट एग्जिस्टिंग बोरिंग और इन्वेस्टमेंट पे भी है जो कि फ्लोटिंग रेट पे है। हाँ, फिक्स्ड रेट बोरिंग, फिक्स्ड रेट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्योंकि वो मैं 10 साल के लिए लोन ले लिया 10% पे, अब रेट ऊपर जाए नीचे जाए आपकी कॉस्ट लॉक है। ठीक है, तो ये जी कहानी होगी व्हाट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। एनी क्वेश्चन? इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन दे फेस इंटरेस्ट रेट रिस्क जस्ट लाइक दे फेस फॉरेन करेंसी रिस्क, क्योंकि फॉरेन करेंसी रिस्क भी कांस्टेंट नहीं रहता, गोइंग फॉरवर्ड उसने बदलना ही बदलना है। इंटरेस्ट रेट्स भी कांस्टेंट नहीं रहते, गोइंग फॉरवर्ड इन्होंने बदलना ही बदलना है। और आई रिपीट, पहले भी बोला हुआ है, रिस्क का मतलब जरूरी नहीं कि लॉस होगा, रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी है। हमारी इनकम लॉक नहीं है, हमारी इनकम फ्यूचर मूवमेंट करेंसी रेट से बदल जाएगी या हमारी इनकम फ्यूचर मूवमेंट इंटरेस्ट रेट से बदल जाएगी। दिस इज इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड फॉरेन करेंसी रिस्क। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, डिफरेंट टूल्स जो हमने पढ़ने हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए, वो लिस्ट आपके सामने है। देयर आर 5 टूल्स। फॉरवर्डेड एग्रीमेंट बेसिक टूल है, इंटरेस्ट रेट गारंटीज, ऑप्शन ऑन एफआरए, ऑप्शन के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं, एफआरए के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं। ऑप्शन ऑन एफआरए दिस इज अ न्यू टूल इन इंटरेस्ट रेट रिस्क जो कि करेंसी में नहीं था, बट एनीवेज वी विल डिस्कस दिस एज वेल। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड देन इंटरेस्ट रेट स्वैप्स।
ये जी हमारे 5 टूल्स हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के जो हम डिस्कस करेंगे। इनमें से काफ़ी टूल्स में जो टर्म्स यूज हुई हैं आप उनसे टोटली फेमिलियर है। जैसे अगर मैं बात करूँ, FRA हमने करेंसी में डील किया, ऑप्शंस हमने करेंसी में जरूर डील किया, बट ऑप्शन और FRA एक नई चीज़ है, बट कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इसको भी हम देखेंगे। ये दोनों बेसिक टूल्स हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स हमने डील किया, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं। हमने करेंसी ऑप्शन डील किया, ये ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल ऑप्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बहुत है। इंटरेस्ट रेट स्वैप, स्वैप से मैं आपका तारुफ करवा चुका हूँ। इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह इसी एरिया की डिस्कशन में। तो 5 टूल हैं जी, वन बाय वन हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बारे में कहानी है जी। सबसे पहली तो बात, ये ओवर द काउंटर होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवर द काउंटर। दूसरी बात, ये नॉन डिलीवरेबल होता है। नॉन डिलीवरेबल का मतलब भी आपको पता है। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड से इसको लिंक करूं करेंसी से। करेंसी में हमने FRA पढ़ा था पहले, और हमने कहा था FRA क्या है, एग्रीमेंट टू बाय और एग्रीमेंट टू सेल, एंड इट इज डिलीवरेबल एग्रीमेंट। मतलब जब उसकी ड्यू डेट आएगी, आपको एक्चुअली करेंसी जाके पे करनी है और एक्चुअली करेंसी जाके इन एक्सचेंज रिसीव करनी है। ये डिलीवरेबल एग्रीमेंट होता है। और फिर हमने नॉन डिलीवरेबल का मतलब हमने फ्यूचर्स में समझ लिया था कि हमने कहा जी फ्यूचर्स भी एक तरह का फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये नॉन डिलीवरेबल होता है। ठीक है, और मतलब इसके अगेंस्ट आप करेंसी खरीदते नहीं हो, बेचते नहीं हो। तो सेम इज द केस हियर। वैसे तो हमें FRA से समझ आता है, करेंसी के रेफरेंस से डील करें तो FRA टू बोरो, FRA टू इन्वेस्ट, जैसे वहां पे था FRA टू बाय, FRA टू सेल, यहां पे FRA टू बोरो, FRA टू इन्वेस्ट, लेकिन नॉन डिलीवरेबल। एग्रीमेंट तो बोरो जरूर है, लेकिन लोन मिलना नहीं है इसके थ्रू। एग्रीमेंट टू इन्वेस्ट जरूर है, लेकिन इस एग्रीमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट होनी नहीं है। फिर ये वर्क कैसे करता है, बड़ी माइनस ही इसमें एडजस्टमेंट है, कोई इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ये नॉन डिलीवरेबल कैसे वर्क करेगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। FRA बैंक मे नॉट लेंड और एक्सेप्ट डिपॉजिट। जैसे हमने कहा नॉन डिलीवरेबल है, तो FRA आपने बैंक A से किया है, बैंक कहेगा जी ठीक है मैं FRA कर लिया, बट मैंने लोन आपको नहीं देना, ना मैंने आपको डिपॉजिट लेना है। एज अ रिजल्ट, लेंडिंग बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक वुड बी डिफरेंट। FRA बैंक A से हुआ है, लोन बैंक B से जाके ले लो। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप समझिए FRA ऐसे ही काम करेगा कि आप FRA बैंक A से करोगे और लोन बैंक B से जाके लोगे। अब भाई FRA बैंक A से किया, लोन बैंक B से ले रहे हैं, तो फिर हमारे FRA का काम क्या है, कैसे वर्क करेगा? क्योंकि FRA का तो मकसद होता है कि मैं बैंक से एग्रीमेंट करूं, मुझे 5% पर लोन मिलेगा। जैसे हम FRA रेट लॉक करते हैं ना, तो यहां पे भी तो रेट लॉक होना चाहिए। अब मैंने बैंक A से 5% पर लोन लेना लॉक कर लिया, और लोन मुझे कहा जा रहा है बैंक B से जाके लो। हाउ विल इट वर्क? ये वर्क कैसे होता है जी? मैंने 5% रेट से एग्री किया बैंक A से, और मुझे लोन लेने का जब वक्त आया, से 3 महीने बाद, 3 महीने गुजर गए, लोन लेने का वक्त आया, मुझे कहा गया जी बैंक B से जाकर लोन ले लो। तो लोन में बैंक B से लेने गया, बैंक B ने कहा जी 6% पे लोन मिलेगा, मार्केट में रेट बढ़ गया है। तो भाई FRA की वर्किंग क्या है, जो डिफरेंस होगा ना इस रेट का और इस रेट का, वो हम दोनों सेटल करते हैं। मैंने कहा था इस बैंक से कि मुझे 5% पे लोन मिलना चाहिए, मुझे मिल रहा लोन 6% पे। भाई मेरा एग्रीमेंट था मुझे 5% में लोन मिलेगा, मुझे 6 पे मिल रहा है, 1% मुझे कंपनसेशन दो, मेरी कॉस्ट 5% ही रहेगी। मैकेनिज्म थोड़ा सा घुमा हुआ है। वाइस वर्सा, मेरा एग्रीमेंट था 5% पे लोन मिलेगा, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने कहा जी इंटरेस्ट रेट गिर गया, 4% में मिल रहा है। मैंने कहा 2-4% पे, लेकिन नाउ दिस बैंक विल कॉल मी कि भाई आपका मुझसे एग्रीमेंट था, आपको 5% कॉस्ट पड़नी चाहिए, तो 4% आपने उसको दे दिया, 1% मुझे दे दिया, ताकि रेट लॉक रहे। तो कॉन्सेप्ट वही है FRA में कि इंटरेस्ट रेट लॉक ही होना है, लेकिन सिर्फ कैश फ्लो का अरेंजमेंट फर्क है। FRA बैंक और है शायद, लेंडिंग बैंक या इन्वेस्टिंग बैंक कुछ और है। तो हमने कहा जी इन एन FRA चूंकि नॉन डिलीवरेबल है, मतलब इसके अगेंस्ट लोन नहीं मिलना, इसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, तो होना क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट अप्लाइड ऑन द लोन और डिपॉजिट वुड बी मार्केट, इट विल ऑलवेज बी मार्केट इंटरेस्ट रेट दैट प्रिवेल ऑन द स्टार्टिंग डेट। इन केस ऑफ लोन फॉलोइंग मैकेनिज्म विल प्रिवेल। अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट FRA रेट से ज्यादा है, जैसे मैंने कहा 6% पे मुझे लोन मिला, FRA रेट 5% पे था, बैंक पेज द FRA सेटलमेंट। ये जो एडजस्टमेंट होती है इसको हम FRA सेटलमेंट कहते हैं। मेरा FRA बैंक मुझे 1% पे कर देगा। लेकिन अगर एक्चुअल इंटरेस्ट रेट FRA रेट से कम है, मतलब एक्चुअल मुझे 4% पे लोन मिल गया, FRA रेट मेरा 5% था, कंपनी पेज FRA सेटलमेंट। जो 1% का डिफरेंस है इसको हम FRA सेटलमेंट कहते हैं, ये मैं पे करूंगा अपने FRA बैंक को। ठीक है जी। और डिपॉजिट के केस में आप इसको अदरवाइज दे सकते हो, बड़ा सिंपल केस है कि एक्चुअल इंटरेस्ट अगर मेरा डिपॉजिट मेरा FA रेट से ज्यादा है, मैंने कहा जी मैं 5% डिपॉजिट रखवाना चाहता हूं, मुझे रेट गारंटी करो, 5% पे डिपॉजिट गारंटी हो गया, डिपॉजिट में इधर कराने चला गया, मुझे 6% इनकम आ गई, 1% ज्यादा इनकम आ गई है, कंपनी पेज FRA सेटलमेंट। एंड वाइस वर्सा, अगर मुझे 5% डिपॉजिट का रेट का एग्रीमेंट हुआ है, मेरा डिपॉजिट 4% पे गया, तो मुझे तो 4% इनकम आई, एग्रीमेंट था 5% आएगी, नाउ FRA बैंक विल पे।
तो बैंक एफआरए सेटलमेंट पे करेगा। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एफआरए ये कैसे काम करता है। एफआरए पे हमें पास पेपर में सवाल बाय द वे आया हुआ है, लेकिन एफआरए अगेन 2-3 नंबर का सवाल होता है, बड़ा लंबा क्वेश्चन नहीं होता। जैसे करेंसी में इसकी वर्किंग छोटी सी है, यहाँ पे बड़ी ब्रीफ सी वर्किंग इसकी होती है, जिसमें एक दो कैलकुलेशन एक दो इन्वॉल्व है। विल जस्ट हैव अ लुक एट दोस कैलकुलेशन इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। जी, एफआरए इंटरेस्ट रेट एफआरए नॉन डिलीवरेबल होता है और इसकी एडजस्टमेंट थ्रू एफआरए सेटलमेंट होती है। करेंसी फ्यूचर भी नॉन डिलीवरेबल होता है, उसका क्लोजर कैसे होता है? बाय एंटरिंग इनटू रिवर्स एग्रीमेंट एंड सेटलिंग गेन और लॉस इन फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर नॉन डिलीवरेबल एग्रीमेंट है, उसका क्लोजर होता है एंटरिंग इनटू रिवर्स एग्रीमेंट। बाय फ्यूचर से सेटअप किया था, सेल फ्यूचर करके क्लोज कर दिया, सेल से सेटअप किया था, बाय से क्लोज कर दिया, एंड सेटलिंग गेन और लॉस इन फ्यूचर विद एक्सचेंज। यहां पे भी एफआरए बाइंडिंग एग्रीमेंट है, इट हैज टू बी क्लोज्ड। और ये क्लोज कैसे होता है? थ्रू एक्सचेंज ऑफ एफआरए सेटलमेंट। एफआरए सेटलमेंट की एक्सचेंज से आपका एग्रीमेंट क्लोज होता है। किसने किसको पे करना है? ये 4 डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हैं। 2 लोन के एफआरए सेटलमेंट के सिनेरियो हैं, 2 डिपॉजिट के एफआरए सेटलमेंट के सिनेरियो हैं। जी, एनी क्वेश्चन? एफआरए का मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, ओवर द काउंटर है, नॉन डिलीवरेबल है। एफआरए आपका जिस मर्जी रेट पे हो, एक्चुअल लोन आपको हमेशा प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे मिलेगा, एक्चुअल डिपॉजिट आपका हमेशा प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे होगा। और प्रिवेलिंग मार्केट रेट का डिफरेंस जो आपका एफआरए रेट से होता है, दैट इज योर एफआरए सेटलमेंट, जो कि आइदर बैंक विल पे और द कंपनी पे। अच्छा, ये थोड़ी सी एफआरए सेटलमेंट की नोटेशंस आ गई हैं। जस्ट लाइक करेंसी देयर आर 2 रेट्स। वहां पे बाय और सेल होता है ना, यहां पे लोन और डिपॉजिट, सॉरी लोन एंड डिपॉजिट, हाई रेट फॉर लोन, लो रेट फॉर डिपॉजिट। वहां पे बाय सेल होता था ना, तो यहां पे भाई यहां भी बोरिंग सेलिंग है। ये एक थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यहां पे आई है। करेंसी में तो 3 मंथ फॉरवर्ड है जी, 3 महीने बाद करेंसी खरीदनी है या 3 महीने बाद करेंसी बेचनी है। अब यहां पे भी 3 महीने बाद लोन लेना है, लेकिन लोन के साथ एक और एडजेक्टिव भी आता है, मैच्योरिटी, कितने अरसे के लिए लोन लेना है। तो यहां पे जो एफआरए होते हैं उनमें 2 पीरियड मेंशन किए जाते हैं, और ये दोनों पीरियड मेजर कर रहे हैं मंथ्स फ्रॉम टुडे। 3 मंथ्स फ्रॉम टुडे, 6 मंथ फ्रॉम टुडे। ये लोन की इनिशिएशन है, लोन या डिपॉजिट की इनिशिएशन है, और ये लोन या डिपॉजिट की मैच्योरिटी है। 3 to 6 एफआरए का मतलब आज से 3 महीने बाद इनिशिएट होगी ट्रांजैक्शन और आज से 6 महीने बाद सेटल होगी। मतलब मैच्योरिटी कितनी हुई? 3 to 9, आज से 3 महीने बाद इनिशिएट होगा लोन या डिपॉजिट, और आज से 9 महीने बाद मैच्योर होगा। मतलब लोन होगा या डिपॉजिट है, लोन है या डिपॉजिट है, उसकी मैच्योरिटी 6 मंथ्स। तो हमें डिफरेंट एफआरए दिए जाएंगे और हमें नीड बताई जाएगी कि भाई आपने कितने महीने बाद कितने अरसे के लिए लोन लेना है, या कितने अरसे बाद कितने महीने के लिए डिपॉजिट करवाना है। अकॉर्डिंग टू दैट हम एफआरए सेलेक्ट करेंगे, लोन या डिपॉजिट, और लोन या डिपॉजिट के हिसाब से हम रेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया? सो एफआरए एग्रीमेंट की कोटेशंस कैसे हमें मिलती हैं? जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, हम अब 2 बेसिक्स इलस्ट्रेशन एफआरए पे करते हैं। एक लोन की इलस्ट्रेशन, एक डिपॉजिट की इलस्ट्रेशन है। एफआरए इज अ बेसिक केस, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आने वाला। लेट्स रीड द सिनेरियो और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं इन केसेस को। इलस्ट्रेशन 28, ये हमारे पास पेज 449 की बॉटम पे आ रही है। एबल लिमिटेड नीड्स टू बोरो 50 मिलियन फॉर 8 मंथ्स स्टार्टिंग इन 3 मंथ्स टाइम। 3 महीने बाद 8 महीने के लिए, इसका मतलब 3 to 11 एफआरए चाहिए। 3 to 11 एफआरए, प्राइस है 12.9, 12.4 इज अवेलेबल। हमारे लिए चूंकि बारो करना है, हमारी रेलेवेंट रेट इज 12.9, हाई रेट इज रेलेवेंट। रिक्वायरमेंट क्या जी? शो द इंटरेस्ट कॉस्ट इफ एट द टाइम ऑफ बोरिंग द मार्केट रेट इज 14% और 10%। 2 सिनेरियो जी। उसने कहा इंटरेस्ट कॉस्ट बताइए, अगर जब 3 महीने बाद बोरिंग का टाइम आया, एट द टाइम ऑफ बोरिंग मतलब 3 महीने बाद, रेट मार्केट में 14 पे चला गया, रेट मार्केट में 10 पे चला गया, तो बताइए आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आती है? पार्ट 1। तो जनाब हम पहले इलस्ट्रेशन 28 के पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 28 पार्ट 1। हमारा एफआरए तो क्लियर है, 3 to 11 एफआरए है जी हमारा, और वो है जी एट 12.9% पर एनम पे। ठीक है जी।
ये हमारा एफआरए है 12.9% एफआरए पे फॉर 50 मिलियन रुपीज़, ये मैंने एफआरए कर लिया। अब इस एफआरए का नतीजा क्या आएगा? हमारे दो केसेस हैं जी, तो हम दो केसेस में कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए हम हर केस के दो कॉलम बनाएंगे, एक परसेंटेज का और एक रुपीज़ अमाउंट का, कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए। जो दो केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर ए, मार्केट इंटरेस्ट रेट चला जाए 14% पे। केस नंबर बी, मार्केट इंटरेस्ट रेट चला जाए 12% पे। तो हम इन दोनों केसेस को यहां पे मेजर करेंगे, परसेंटेज टर्म में भी और रुपीज इन मिलियन में भी। दूसरा केस 10% है, 10%। हमने दोनों सिनेरियोज में, ए एंड बी में, हमने कॉस्ट डिटरमिन करनी है। तो हमने जो बात सीखी है कि जब हम 12.9% पे एफआरए कर लेते हैं, उसके बाद ये एग्रीमेंट हम करते हैं जीरो में हमने एग्रीमेंट साइन किया। इसके बाद हम वेट करते हैं 3 महीने का, और 3 महीने बाद अब हमने लोन लेना है 50 मिलियन का। तो रूल हमने पढ़ा है भाई, लोन जब लेंगे तो लोन तो मिलेगा उस वक्त के प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे। पहले 14% वाला केस समझ लें। हमने रूल क्या सीखा है? लोन हमें मिलेगा प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे। इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल लोन इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 14%। ये हमारी कॉस्ट होगी, 14% कॉस्ट है, मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट 12% पे जाएगा। लेकिन मैंने जब एफआरए किया था तो मैंने एफआरए किस रेट पे किया था? एफआरए मैंने किया 12.9% पे। तो 12.9% एफआरए का मतलब क्या है कि मेरी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी आनी चाहिए? 12.9%। दिस शुड हैव बीन माय नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। इसका मतलब मैं लोन पे इंटरेस्ट 14 पे कर रहा हूं, मेरी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 12.9 आनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? एफआरए सेटलमेंट रिसीव्ड और पेड बाय कंपनी। तो इस केस में एफआरए सेटलमेंट विल बी रिसीव्ड बाय कंपनी। 14% मैंने लेंडिंग बैंक को पे करने हैं और एफआरए बैंक से 1.1 मैंने वसूल कर लेना है। मेरी कॉस्ट नेट 12.9 पे ही रहेगी, जो कि मेरा एफआरए रेट है। दिस इज हाउ एफआरए वर्क्स। अदरवाइज अगर मार्केट में रेट 10 पे आ जाता तो मुझे लोन 10% पे मिलना था ना। लेकिन कहानी यहां पे भी वही है भाई, एफआरए तो 12.9 पे हुआ है, तो मेरी कॉस्ट तो 12.9 पे ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे फिर यहां पे एफआरए सेटलमेंट पे करनी पड़नी थी 2.9%। तो ये है जी हमारी कहानी। इंटरेस्ट कॉस्ट परसेंटेज में हम कैसे मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसका कैश फ्लो मेजर करना है, वो कोई इशू नहीं है। 50 मिलियन 8 मंथ्स लोन है, वो भी मेजर कर लेते हैं। लेकिन यहां पे बताइए एफआरए की जो कहानी हमने डिस्कस की थी, कोई इशू आपको? अच्छा जी, वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले केस में हमने 50 मिलियन रुपीस का लोन, उस पर 14% पर एनम 8/12, कितना इंटरेस्ट है जो हमें पे करना पड़ेगा मिलियन में? 4.67। ये हम इंटरेस्ट पे करेंगे और इसी 50 मिलियन पे 1.1% के हिसाब से 8 महीने का इंटरेस्ट हम एफआरए सेटलमेंट में वसूल कर लेंगे। ये कितना बनता है? 37। नेट कॉस्ट हमारी 4.30 बनी। और आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 50 मिलियन पे 12.9%, 4.3 मिलियन ही बनती है फॉर 8 मंथ्स। 50 मिलियन पे 12.9% इंटू 8/12, 4.3 मिलियन ही बनती है। सेकेंड सिनेरियो में हम 50 मिलियन पे 10% के हिसाब से 8/12 इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना बनता है? 3.33 ये पे करेंगे और इसके बाद हम एफआरए सेटलमेंट भी पे करनी पड़ेगी। तो 50 मिलियन पे 2.9% के हिसाब से 8/12 0.97 सम करेंगे तो ये भी 4.30 ही बनती है। तो भैया एफआरए जब कर लोगे 12.9 पे तो रेट 14 पे जाए, रेट 10 पे जाए, आपकी कॉस्ट 12.9 ही रहने वाली है।
एक बैंक को इंटरेस्ट पे किया, दूसरे से एफआरए सेटलमेंट आ गई, इंटरेस्ट पे किया, एफआरए सेटलमेंट आ गई। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, इसमें जरा टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज जरा समझिए, वो भी एक अहम चीज है, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज। एक चीज तो क्लियर है कि हमारा जो एफआरए होना है वो जीरो में होना है, एग्री? एफआरए जीरो में होना है। और जो हमने लोन, ये लोन हम लेंगे कब जाके? से T3 में, इसको हम T0 कह लेते हैं। T3 में लोन लेंगे और रीपे करेंगे T11 में जाके, और ये मंथ्स में मेजर हो रहे हैं, ठीक है सारी कहानी। हमने 0 में एग्रीमेंट किया, 3 में जाके लोन लिया, 11 में जाके रीपे किया, यही कहानी है। मैं एक्चुअल इंटरेस्ट कब पे करूंगा? 0 में, 3 में, 11 में? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? एक्चुअल लोन इंटरेस्ट मुझे कब पे करना है? शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट कब पे करते हो भाई? यूजुअली शॉर्ट टर्म का लोन आप मेच्योरिटी पे करते हैं। आज लोन लिया, 6 महीने का लोन है, 6 महीने बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना है। यस, दिस कुड बी अ केस ऑफ मंथली पेमेंट्स एज वेल, बट नॉर्मली अनलेस टोल्ड अदरवाइज वी विल अज्यूम कि पेमेंट विल बी मेड एट मैच्योरिटी। तो नॉर्मली दिस इज द टाइम लाइन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट। अब जरा रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान में लाओ, रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान में लाओ। हमें आज रिस्क है कि हमने 3 महीने बाद लोन लेना है, पता नहीं क्या इंटरेस्ट रेट होगा, यही रिस्क है ना हमें। आज हमें रिस्क है, हमने 3 महीने बाद लोन लेना है, पता नहीं क्या इंटरेस्ट रेट होगा, हमने एफआरए कर लिया। इस एफआरए करने के बाद हमने 3 महीने बाद जाके लोन ले लिया, 3 महीने बाद जाके हमने लोन ले लिया। जब लोन ले लिया, आर वी स्टिल फेसिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क? नो, अब हम इंटरेस्ट रेट रिस्क फेस नहीं कर रहे। जब इंटरेस्ट रेट रिस्क खत्म हो गया तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का टूल भी क्लोज आउट होता है। एफआरए आपका क्लोज होता है जब आप लोन लेते हो, एफआरए आपका क्लोज होता है जब आप लोन लेते हो, और लोन आप ले रहे हो T3 में। लोन का एक्चुअल इंटरेस्ट जाता है लोन की मैच्योरिटी पे, लेकिन एफआरए सेटलमेंट होती है लोन की इनिशिएशन पे। अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, ये एक एडिशनल कैलकुलेशन है जो हम देखने जा रहे हैं, पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है। पार्ट बी में वो कह रहा है कैलकुलेट एफआरए सेटलमेंट अमाउंट। अब वैसे तो हमने यहां पे एफआरए सेटलमेंट अमाउंट अपनी तरफ से दिखाई भी है, लेकिन एक्चुअली एफआरए सेटलमेंट अमाउंट ये नहीं होती। अगर हमसे कहा जाए ना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करो, इंटरेस्ट रेट कॉस्ट की कैलकुलेशन करो, इंटरेस्ट रेट कॉस्ट की कैलकुलेशन यही है, ये पार्ट ए के हिसाब से आंसर हमारा फाइनल है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए एफआरए सेटलमेंट की अमाउंट बताओ क्या है, तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसकी थ्योरी जरा समझिए क्या है। हमने बैंक से एफआरए किया था कि हमारी कॉस्ट 12.9 होनी चाहिए, हमें लोन 14% पे मिला, हम बैंक से कंपनसेशन मांग रहे हैं, हमें कंपनसेशन दो, हमें 1.1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। अब ये 1.1% एक्स्ट्रा हमने कब पे करना है? 11 में। हमें कंपनसेशन कब मिल रही है? तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना, कहेगा भाई 8 महीने एडवांस में ले रहे हो तो पूरी तो नहीं मिलेगी, पीवी लो। मेक सेंस? तो मैं कॉस्ट जो मैंने पे करनी है 11 में, उसकी कंपनसेशन में मांग रहा हूं 3 में, 8 मंथ एडवांस में। इवन मैं जब पे भी कर रहा हूं तो यही होगा, मैं पे भी एडवांस में कर रहा हूं। तो मैं एडवांस में, चूंकि एफआरए सेटलमेंट एडवांस में होती है, तो इसलिए एफआरए सेटलमेंट इज ऑलवेज सेटल्ड इन पीवी। तो जनाब हमें जो एफआरए सेटलमेंट केस 1 में बनेगी, इस केस में जो बनेगी पीवी ऑफ एफआरए सेटलमेंट, पार्ट सेकंड के लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं पीवी ऑफ एफआरए सेटलमेंट। एफआरए सेटलमेंट इज ऑलवेज मेड इन पीवी, और पीवी क्या होगी इसकी? 0.37 मिलियन ओवर 1 प्लस आर। आर कितना जी? 14%, और हमने इसको डिस्काउंट करना है फॉर 8 मंथ्स। तो कैलकुलेट कर लीजिए इसकी पीवी क्या आती है जी, यही बनेगा ना डिस्काउंट फैक्टर 1 ओवर 1 प्लस आर। लेकिन आर को हमने एडजस्ट कर लिया, और ये डिस्काउंटिंग ये ध्यान में रखिए, जो प्रिवेलिंग रेट है इस पर डिस्काउंटिंग हो रही है, प्रिवेलिंग रेट पर डिस्काउंटिंग हो रही है। तो कितनी है जी पीवी? $0.34 मिलियन। और यही केस हम दूसरे सिनेरियो के लिए डिस्कस करें तो यहां पे हम 0.97 मिलियन ओवर 1 प्लस रेट है 10%, 1 इंटू 8/12। तो इसकी पीवी देखिए क्या आती है? 0.97। अब इसका रेट देखिए, आपका 10% प्रिवेलिंग है ना, तो इसका डिस्काउंट रेट 10% लगेगा,
0.91। तो ये जनाब आपसे अगर पूछा जाए एफआरए सेटलमेंट की अमाउंट बताइए, तो एफआरए सेटलमेंट की अमाउंट हम हमेशा पीवी में ही कोट करेंगे। अगर हमसे इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन कहा जाए तो इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन में ग्रॉस अमाउंट पे ही हम वर्किंग करके, ये कॉस्ट की वर्किंग हमारी फाइनल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन एफआरए सेटलमेंट की अमाउंट हमसे कोई ज़्यादा से मांगे तो उसके लिए हम फिर पीवी निकाल के कोट करेंगे। अच्छी वी टेक अ ब्रेक, इसके बाद आके हम एक और एफआरए का केस देखेंगे, दैट इज ऑन डिपॉजिट्स। हम सारी की ब्रेक के बाद डिपॉजिट्स पे आके केस देखेंगे और फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट टूल भी हम डिस्कस कर लेंगे आज, दैट इज IRG, दैट इज आल्सो बेसिक टूल, वो भी एफआरए से रिलेटेड ही है, बड़ा सिंपल सा टूल है, उसको भी इंशाअल्लाह आज ही हम कवर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, सी यू आफ्टर द ब्रेक। जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी जी फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट पे। हमने एक केस देखा था लोन का, अगर हमने लोन को एफआरए से एच करना हो, इलस्ट्रेशन 28 हमने डिस्कस की थी, और इसके दोनों हमने पार्ट 1 पे हमने ये बात कर ली थी इंटरेस्ट कॉस्ट की, और ये पार्ट 2 हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया जिसमें हमसे एफआरए पेमेंट का कहा गया। तो जब हमें इंटरेस्ट कॉस्ट कहा जाए तो दिस वर्किंग इज इनफ, नो नीड टू डिस्काउंट। लेकिन जब एफआरए सेटलमेंट की अमाउंट मांगी जाए तो फिर हम एफआरए सेटलमेंट को प्रेजेंट वैल्यू टर्म में रिपोर्ट करते हैं। जी पीवी एडजस्ट होते हैं, हम रिसीव करेंगे या पे करेंगे वो ये वाली अमाउंट होगी। इसमें एफआरए में ना थोड़ा सा इसकी एक स्टेप और है मैकेनिज्म का, बट आई एम नॉट टचिंग दैट, मतलब क्योंकि हमारे किताब में भी उस हिसाब से उतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं है, तो फिलहाल मैं भी उसको टच नहीं कर रहा। तो बेसिकली आप समझिए 2 स्टेप मैंने आपसे शेयर कर लिए, एक थर्ड स्टेप भी होता है जिसको भी फिलहाल मैंने टच नहीं किया। तो आगे कभी चलते हुए किस दिन ऑब्जॉर्व कर चुके होंगे, फिर दिल किया तो शेयर कर लूँगा, ना भी हुआ तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी हमें बेसिक लेवल कैलकुलेशन ही आती हैं, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करते हमें आएंगे, वो इससे थोड़ी सी एडवांस लेवल कैलकुलेशन होती है जिसको भी मैं टच नहीं कर रहा। बट फिलहाल आपके लिए मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, लोन की कॉस्ट आपको क्या पड़ेगी वो ये है, और एफआरए सेटलमेंट जो आप रिसीव करोगे या जो आप पे करोगे वो ये अमाउंट्स होंगी। ठीक है, पीवी टर्म है। ये 2 सिर्फ चीज़ें याद रखें, तीसरा फैक्ट जो है वो भी हम उसको डिस्कस नहीं करते, वो हम समझते हैं हमारे स्कोप से थोड़ा आगे की बात है, हमारे स्कोप में भी उतनी चीज़ें आनी नहीं, इससे मैं उसको टच नहीं कर रहा जी। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं रिसीट के केस की, एंड दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30। एक रिसीट का सिनेरियो भी डील कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 30, Amir needs to deposit 75 million for 6 months starting in 2 months time. So accordingly 228 FRA relevant है, और चूंकि डिपॉजिट की कहानी है तो लो रेट 12.25 पे एग्रीमेंट होगा हमारा। रिक्वायरमेंट क्या जी, शो द इंटरेस्ट इनकम इफ एट द टाइम ऑफ द डिपॉजिट द मार्केट रेट इज 14 और 10 एंड कैलकुलेट एफआरए सेटलमेंट अमाउंट। सिमिलर रिक्वायरमेंट है, बस केस सिर्फ ये इनकम का बन गया है। तो जनाब हम इसको उसी अंदाज में जैसे हमने इलस्ट्रेशन 28 को डील किया था उसी अंदाज में इसको प्रेजेंट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 30 और 2 केसेस, उसी तरह हम एक कॉलम अमाउंट का, एक कॉलम रेट का, अमाउंट एंड रेट। सिनेरियो इसके भी 2 ही हैं, सिनेरियो ए रेट 14% पे आ जाए, सिनेरियो बी रेट 10% पे चला जाए। ये 2 सिनेरियोज हैं, इन दोनों को हम परसेंटेज में और रुपीज़ इन मिलियन में गेज करेंगे। हमारा एफआरए हुआ हुआ जी, जैसे हमने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया, हमारा एफआरए 228 है, 228 एफआरए है, और किस रेट पे है 12.25%। हमारा एफआरए 12.25% डिपॉजिट का लो रेट इस पर एप्लीकेबल है। तो पहले हम इंटरेस्ट परसेंटेज कॉलम फिल करते हैं। हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम सिनेरियो ए की बात करें 14% पे आएगी, हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम 14% पे आएगी, लेकिन एज पर एफआरए हमारी नेट इनकम कितनी होनी चाहिए 12.25। इसका मतलब हमें एफआरए सेटलमेंट पे करनी पड़ेगी। इस केस में एफआरए सेटलमेंट कितनी है जी 1.75 पे करनी पड़ेगी हमें, तो ही हमारी इनकम 12.25% पे पहुंचेगी। दूसरा केस, हमारी एक्चुअल इनकम तो होगी 10%, लेकिन एज पर एफआरए हमारी इनकम 12.25% होनी चाहिए। इसका मतलब 2.25% एफआरए सेटलमेंट हम रिसीव करेंगे। ठीक है जी, ये हमारी इनकम परसेंटेजेस में हमने कैलकुलेट की, और इसको हम अमाउंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू डिपॉजिट ऑफ 75 मिलियन और 6 मंथ्स ड्यूरेशन।
तो 75 मिलियन इंटू 14% इंटू 6/12 कितनी बनी जी वैल्यू रुपीज में? 5.25 मिलियन। यही रुपीज 75 मिलियन इंटू 1.75% इंटू 6/12, ये कितना बना जी? ये हमें एफआरए सेटलमेंट पे करनी है 0.66 और नेट इनकम इज 4.59। दूसरा केस 75 मिलियन इंटू 10% इंटू 6/12 3.75 मिलियन और 75 मिलियन इंटू 2.25% इंटू 6/12 0.84 मिलियन। टोटल करेंगे तो इट विल बी द सेम 4.59 मिलियन। इंटरेस्ट इनकम हमारी वही रहेगी 4.5 मिलियन, रेट 14 पे जाए, रेट 10 पे जाए। हमारी इनकम एफआरए सेटलमेंट के बाद वही 12.25 पे रहने वाली है। 4.59 जो है ये 12.25% बनता है। अगर आप 75 मिलियन पे 12.25 इंटू 6/12 करेंगे, दिस इज द अमाउंट। अच्छा जी, हम इससे फिर पीवी ऑफ एफआरए मांगी गई है। ये तो पहला केस था, ये 30 का पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे पीवी ऑफ एफआरए मांगी गई है। एफआरए सेटलमेंट कैश फ्लो का मतलब पीवी ऑफ एफआरए, पीवी ऑफ एफआरए सेटलमेंट। तो जनाब एक है एफआरए की पेमेंट 0.66, इसको डिस्काउंट करेंगे हम 14% पे फॉर 6 मंथ। 6 मंथ एडवांस है ना जी, 6 मंथ ड्यूरेशन है ना ये को जी। तो 6 महीने के लिए डिस्काउंट करें तो क्या बनती है पीवी इसकी? $0.62 और दूसरा केस बनता है हमारा जी 0.84 और इसको डिस्काउंट करेंगे हम 10% पे 6/12। ये कितना बना जी? $80। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? ये हमने एफआरए के केस को डील किया। कोई सवाल? इंटरेस्ट रेट एफआरए का मैकेनिज्म इतना सिंपल ही है। दो ही कैलकुलेशन हम इसमें सीखेंगे। एक कैलकुलेशन हमसे अगर एफआरए की इंटरेस्ट कॉस्ट या इंटरेस्ट इनकम कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करनी है। दूसरा हमसे एफआरए कैश फ्लो मांगा जाए तो पीवी में हम उसकी एफआरए सेटलमेंट हमने यहाँ निकालनी सीखी है, इसको पीवी हम डिटर्मिन करके कैलकुलेट कर देते हैं। और डिटर्मिन करते हुए पीवी करते हुए डिस्काउंट रेट आपने नोट करना है। जो प्रिवेलिंग रेट है उस पर डिस्काउंट किया जाता है एफआरए सेटलमेंट को, जो प्रिवेलिंग रेट है एफआरए सेटलमेंट को उसी रेट पर डिस्काउंट किया जाता है। जी एनी क्वेश्चन ऑन एफआरए? अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट गारंटी ऑप्शन ऑन एफआरए, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। ऑप्शन का मतलब आपको पता है, तो मैं इसको यहीं से आपको समझा देता हूं। जो हमने फॉर एग्जांपल ये लोन का एफआरए बनाया था, मैं इधर से समझाता हूं। जब हमने एफआरए लिया है, एफआरए प्राइमरली बेसिकली हम कहते तो यही है कि जी हमें इंटरेस्ट कॉस्ट में सर्टेनिटी चाहिए, बट डर हमें लगता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट जब बढ़े तो हम बच जाए, इंटरेस्ट रेट नीचे गिरे तो हम तो खुश होते हैं। बट एफआरए क्या है? आपने 12.25 पे 12.9 पे लोन का एफआरए लिया था, रेट 14 पे गया, आपने अपनी कॉस्ट को 12.9 पे रिस्ट्रिक्ट करके सेटिस्फेक्शन, खुशी कि बड़ा काम किया मैंने। लेकिन आपने 12.9 पे एफआरए लिया है और रेट गया हुआ 10 पे, यू हैव ए रिग्रेट कि यार मजबूरी है। यहां पे तो एफआरए सेटलमेंट रिसीविंग एंड पे था ना आप, यू आर हैप्पी, बट यहां पे आप पेइंग एंड पे है, यू रिग्रेट कि मैंने एफआरए किया। इसी का हल तो ऑप्शन है कि भाई एडवर्स मूवमेंट हो तो बच जाओ, फेवरेबल मूवमेंट हो तो एफआरए को जाने दो, मार्केट का फायदा उठाओ। तो आईआरजी यही चीज है कि आप एफआरए ना लो, एफआरए पे ऑप्शन ले लो बाय पेइंग फिक्स अमाउंट। आपने सपोज यही आपने 12.9% पे आईआरजी ली हो अगर, तो हाउ विल इट वर्क? होगा क्या? बस अपफ्रंट एक प्रीमियम देना पड़ेगा। एफआरए में कोई प्रीमियम नहीं है, आईआरजी में आप प्रीमियम दो, 12.9% की आप आईआरजी ले लो। आईआरजी कैसी काम करेगी कि अगर तो रेट चला गया अगर 14% पे, देन यू वुड लाइक टू एक्सरसाइज एफआरए का मतलब यू विल एंटर इनटू एफआरए, you will exercise FRA and in this case you will receive this FRA settlement as compensation.
लेकिन अगर रेट चला गया 10% पे तो फिर तो आपको एफआरए की जरूरत नहीं है ना, आप सिंपली मार्केट रेट पे लोन लोगे एंड यू विल अवॉइड दिस सेटलमेंट। ये रिसीव करना चाहो कर लो, ये अवॉइड करना चाहो कर लो अगर आप आईआरजी में हो। लेकिन फर्क क्या है कि एक अपफ्रंट प्रीमियम आ जाएगा, सारा मैकेनिज्म यही है। ये आप अवॉइड कर लोगे इस केस में, लेकिन प्रीमियम एक ऐड हो जाना है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द सिनेरियो इलस्ट्रेशन 31। एक एग्जांपल देखते हैं जिसकी इलस्ट्रेशन 31। ये है जी हमारे पास केस। हारिस लिमिटेड wishes to borrow 8 million rupees in 2 months time for a period of 3 months. 2 months time for a period of 3 months and IRG is available at 15% for a premium of 0.1% of the size of the loan. 0.1% size of the loan premium दें, IRG मिल जाएगी आपको 15% पे। और यकीनन ये IRG भी जस्ट लाइक FRA 2 to 5 होगी। IRG आपकी 2 to 5 होगी और ये एट 15% है। ठीक है जी, ये है IRG जो आपको मिल रही है। Calculate interest payable if in 2 months time the market interest 17 और 14। इन दो सिनेरियो में इंटरेस्ट पेबल कैलकुलेट कीजिए। लेट्स डू द कैलकुलेशंस। इलस्ट्रेशन 31 वही फॉर्मेट रहेगा जो एफआरए में हमने सीखा था। दो आउटकम्स हैं तो दो कॉलम में हम डेटा एनालाइज करेंगे, एक अमाउंट के लिए, एक परसेंटेज के लिए। सिनेरियो ए रेट जाए 17% पे, सिनेरियो बी रेट जाए 14% पे। हम परसेंटेज और रुपीज़ इन मिलियन परसेंटेज, बल्कि इसको रुपीज़ इन मिलियन रुपीज़ में रख लेते हैं, अमाउंट छोटी होने वाली है यहाँ पे क्योंकि 8 मिलियन का सिर्फ लोन है। तो ये जी हमारी कहानी है। हमने ली हुई है IRG एट 15% पे। ठीक है जी, आपने IRG ली मतलब ऑप्शन एंड FR ली और मार्केट में इंटरेस्ट रेट 17% पे आ गया। FRA है या IRG है, पहले हम 17% के केस को डिस्कस करते हैं। हमारी एक्चुअल लोन इंटरेस्ट कितना होगा? 17% पे। एग्रीड? मार्केट में रेट 17 पे है तो हमारा लोन तो में 17 पे मिलना है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको FRA सेटलमेंट FRA एक्सरसाइज करनी है, IRG एक्सरसाइज करनी है? आपने IRG ली भी है 15% पे। द क्वेश्चन इज सिनेरियो ए में, डू यू वांट टू एक्सरसाइज IRG? मतलब IRG एक्सरसाइज करने का मतलब क्या आप FRA के थ्रू 15% कॉस्ट लॉक करना चाहते हो? योर आंसर इज यस, हम 15% पे कॉस्ट लॉक करना चाहते हैं। इसका मतलब आप FRA के थ्रू आपकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट फिर परसेंटेज टर्म में तो आनी चाहिए 15%, और जब आप FRA एक्सरसाइज करोगे तो आप FRA सेटलमेंट रिसीव करोगे और वो होगी जी 2%। 2% FRA सेटलमेंट आपने वसूल की, एज अ रिजल्ट आपकी कॉस्ट 15% रह गई। एग्रीड जी? यही कहानी है। इस कहानी में जरा रंग भरते हैं, वैल्यूज लेके आते हैं। पहली वैल्यू 8 मिलियन का लोन, 17% का रेट और पीरियड है आपका कितना जी? फॉर 3 मंथ्स, 3/12 पॉइंट 340,000 मैं ले लेता हूँ, रुपीज में ले रहा हूं तो इट इज 340,000। और फिर FRA सेटलमेंट आप वसूल करोगे वही 8 मिलियन पे 2% के हिसाब से 3/12। 340,000 पे किया, FRA रिसीव किया, 2% कितना बना? 40,000 रिसीव किया। एंड इन दिस केस हमें ऐड करनी है जी ऑप्शन प्रीमियम। हमें ऐड करनी है ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू विच इज लोन का 0.1%। तो बताइए जनाब ये वैल्यू कितनी बनती है? 8,000। लीजिए जी, इसको मैं थोड़ा सा एक स्टेप नीचे ले जा रहा हूं क्योंकि इट विल नॉट बी 15%। 8,000 की वजह से परसेंटेज बदल गया है, तो परसेंटेज हमें तो वो IRG के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी कितनी है वो आप बताइए यहाँ पे? 308,000। ऐसे ही है जी। अगर हमने IRG ली 15% पे
और रेट चला जाए मार्केट में 17% पे तो हमारी कॉस्ट 308,000 आएगी। दूसरा केस डिस्कस करते हैं जी। हमने IRG दी 15% पे, मार्केट में रेट 14% पे है। क्या आप IRG के थ्रू 15% पे लोन लेना चाहोगे? आंसर इज नो। आप FRA एक्सरसाइज नहीं करोगे, रिजल्टेंटली देयर विल बी नो FRA सेटलमेंट, और आपकी कॉस्ट एनुअलाइज टर्म में 14% पे ही मेंटेन करेगी। वैल्यूज कन्वर्ट करें जी, हम वैल्यूज कैलकुलेट करें। 8 मिलियन पे 14%, 3/12 कितनी बनी जी? 280,000। और हाँ, 8,000 आपने प्रीमियम ऑलरेडी एज बिफोर पे किया हुआ है, तो आपकी कॉस्ट जो बनेगी इस केस में 288,000। अब IRG और FRA का जरा फर्क समझिएगा, ये कैलकुलेशन फॉलो कर लें पहले, फिर IRG और FRA का फर्क हम देखते हैं क्या है। अब जरा देखिएगा, अगर आपने ये IRG ना होती, ये FRA होता, अगर ये FRA होता तो आपकी कॉस्ट इधर भी 3 लाख आती, इधर भी 3 लाख आती, ऐसे ही है। अगर आपने ये FRA लिया होता 15% का, तो कॉस्ट इधर भी 3 लाख होती, इधर भी 3 लाख होती। लेकिन आपने FRA की जगह IRG चूज करने के लिए 8,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये 8,000 एक्स्ट्रा पे करने की वजह से आपकी मैक्सिमम इंटरेस्ट कॉस्ट 3 लाख की जगह 3,08,000 पे चली गई। 3,08,000 से ऊपर तब कॉस्ट नहीं जाएगी आपकी। विद FRA आपकी कॉस्ट 3 लाख से ऊपर नहीं जाती थी, लेकिन विद IRG आपकी कॉस्ट अब 3,08,000 से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन फायदा क्या है? नीचे जा सकती है। विद FRA 3 लाख है तो इधर भी 3 लाख ही रहती थी, नीचे भी नहीं जा सकती थी। इधर जब आपने प्रीमियम पे कर दिया, थोड़ा सा ऊपर तो ले गए आप, 3 लाख की बजाय 3,08,000 पे चले गए, लेकिन आपकी डाउन साइड ओपन होगी। अब इंटरेस्ट रेट 14 पे आया, 12 पे आया, 10 पे आया, जितना नीचे जाएगा सारा फायदा आपको मिलेगा। सो जस्ट पेइंग दिस 8,000 एक्स्ट्रा, आपने अपनी फेवरेबल मूवमेंट की ऑप्शन ओपन कर ली है। ठीक हो गया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन का कॉन्सेप्ट यही था ना कि आप प्रीमियम पे करते हो और आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो यहां पे भी हमने प्रीमियम पे किया, हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि हम चाहे तो ऑप्शन एक्सरसाइज करें, चाहे तो ना करें। जब हम ऑप्शन प्रीमियम FRA सेटलमेंट रिसीविंग एंड पे हैं, हमने ऑप्शन एक्सरसाइज की, FRA सेटलमेंट को 100 बिस्मिल्लाह काबू किया। जब हमें लगा भाई FRA ऑप्शन एक्सरसाइज करने से प्रीमियम जेब से, सेटलमेंट जेब से जाएगी, हमने कहा जी सॉरी जी, वी डोंट वांट टू एक्सरसाइज IRG, वी डोंट वांट टू पे FRA सेटलमेंट, वी आर हैप्पी विद द मार्केट। जी ये जी IRG की कहानी। कोई सवाल? हमने बेसिक टूल्स इंटरेस्ट रेट के देखे, FRA और IRG। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट के टूल्स में FRA IRG हमने कवर किया। FRA पे हमें सवाल पास पेपर में आया हुआ है, IRG पे सवाल हमें पास पेपर में नजर नहीं आता। बट अगेन फिर वही बात, रिवीजन करना है नोट से, पास पेपर पे ना रहिएगा। पास पेपर पे रहे तो कई टॉपिक ऐसे जो आपको वहां नजर नहीं आने वाले। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, आज के लिए हम इतनी ही डिस्कशन, 7:30 हमारा टाइम तकरीबन होता है वो हो गया है। कल से हमने शुरू करनी है डिस्कशन एडवांस टूल्स पे, जिसमें फ्यूचर्स हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर्स हैं। बेसिकली तो फ्यूचर्स ही है, फ्यूचर कर लिया तो ऑप्शन एंड फ्यूचर तो यूं करके होते हैं। ठीक है, और फ्यूचर करने के लिए आपको करेंसी फ्यूचर की ग्रिप चाहिए, क्योंकि टर्म्स तकरीबन सेम है विद माइनर डिफरेंस, मैकेनिज्म लगभग सेम है। यस, कैलकुलेशन में माइनर से चेंजेस आएंगी, क्योंकि बहरहाल ये लोन है, इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन है, वहां भी करेंसी बाइंग सेलिंग होती थी, तो वो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन में चेंज आएगा ड्यू टू द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। बट ओवरऑल ब्रॉडर सेंस में फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अगर आपने करेंसी फ्यूचर को आज रिवाइज एक फिर कर लीजिएगा जाके, ताकि कल हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर को डिस्कस करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हमने कर लिए, तो मैं फिर बोल रहा हूँ ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वो ऐसे करके होनी। तो जब जिस वक्त हमारा ये कंप्लीट होगा, उसके आधे घंटे बाद हमारा ऑप्शन का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। तो 2 टूल्स हम ऑफ फ्यूचर्स और ऑप्शन फ्यूचर हमारे समझे 1 गो में क्लियर होंगे। वो कल होते हैं या हमारा नेक्स्ट क्लास तक बात जाती है, ये तो इंशाअल्लाह हम कल देखेंगे। तो कल हम डिस्कशन अपनी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।